सबसे पहले तो जय हिंद दोस्तों, कैसे हो। मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफ़ी अच्छे से रख रहे हो। दोस्तों ये जो वीडियो है हमारी फरवरी माह का करंट अफेयर कवर करेगी। इसमें आप लोग की पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी या इकोनॉमी या फिर पर्सन इन न्यूज़, अवार्ड या साइंस एंड टेक, एग्रीकल्चर, डिजास्टर मैनेजमेंट या इंडेक्स वाला पोर्शन, जो भी एक महीने के अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ें हो सकती हैं वो सारी निचोड़ कर इस पर्टिकुलर वीडियो में डाली जाती हैं और सेक्शन वाइज ये वीडियो चलती है। यानी कि पहले अगर कवर करूंगा पॉलिटी तो पॉलिटी की न्यूज़ आप लोग के आएंगे, ऐसे ही हिस्ट्री की होगी तो कुछ न्यूज़ अगर तो हिस्ट्री की देखेंगे, ऐसे इकोनॉमी की होगी तो इकोनॉमी की देखेंगे। तो सेक्शन वाइज आप लोग की न्यूज़ इसमें आती है। इससे फ़ायदा क्या होता है, जब आप लोग चीज़ों को रिवाइज करते हो तो आसानी रहती है चीज़ों को रिविजन करने में। इस लेक्चर की पीडीएफ आप लोग को दो जगह मिल जाएगी। एक तो एप्लीकेशन के ऊपर स्टडी लवर वीर के नाम से एप्लीकेशन है, जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और दूसरा इसकी पीडीएफ आप लोग को टेलीग्राम पर मिल जाएगी। अगर एप्लीकेशन नहीं डाउनलोड करना है तो टेलीग्राम से आप लोग देख सकते हैं। तो दोनों जगह आप लोग को इसकी पीडीएफ जो है वो मिल जाएगी। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये वीडियो थोड़ी सी लेट हो गई। जैसा आप लोगों को पता है कि अभी एप्लीकेशन लॉन्च किया था तो उसकी वजह से बहुत सारी ऐसी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती हैं कि स्टार्टिंग में जब चीज़ें स्टार्ट करते हैं तो उनको मैनेज करना होता है। तो उसकी वजह से ये वीडियो जो है लेट है। पर लेकिन इस बात की गारंटी है कि उस दिन से ये वीडियो स्टार्ट की है दोस्तों, एक भी महीने की वीडियो आप लोगों की छुट्टी नहीं है। उठाकर आप लोग देख सकते हैं ये जो वीडियो स्टार्ट की गई थी तो आप लोगों के सामने अब तक का लगभग 3 साल की वीडियो है। यानी कि अगर आप लोग किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना तो 3 साल का करंट अफेयर आप लोग की मुट्ठी में है। एक एक महीने का जो करंट अफेयर कवर कर रखा है उसकी पूरी प्रॉपर एक प्ले लिस्ट है जिसको जाकर आप लोग देख सकते हैं। इनकी सबकी पीडीएफ है जो कि एप्लीकेशन पर जाएंगे तो सिस्टमेटिक वे में एक जगह आप लोगों को मिल जाएगी नोट्स एंड पीडीएफ वाले सेक्शन में। तो इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि कभी कभी थोड़ी सी यार चीज़ें लेट हो जाती हैं, पर लेकिन उसके पीछे कुछ रीज़न होता है। बिना रीज़न के आज तक मैंने कोई चीज़ ना तो लेट की है और ना ही ये मेरी नेचर में या फिर मेरे आदत में है कि हाँ यार ऐसा कुछ हो गया है। तो थोड़ा सा उसके लिए मैं फिर भी अपनी तरफ से सॉरी बोलता हूँ कि हाँ चीज़ें जो हैं वो लेट हो गई हैं। ठीक है, आइए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं शानदार तरीके से। और इसी के साथ में फीडबैक जरूर दीजिएगा। वीडियो आप लोगों को जैसा भी लगे, अच्छा आया बुरा तो लाइक या डिसलाइक कर बता सकते हैं, या फिर आप लोग बताइएगा इस पर्टिकुलर वीडियो में से कुछ सजेशन भी अगर आप लोगों को देना है देखने के बाद में, वो भी आप लोग यहाँ पर बता सकते हैं। सेक्शन वाइज देखेंगे, एक एक पॉइंट कवर करता हुआ चलूंगा। और आप लोगों को पता है ये वीडियो तो हमारी मंथली है, आप लोगों को वीडियो यहाँ पर एक ईयरली भी देखने को मिलेगी आप लोगों के जस्ट एग्जाम के पास में। ठीक है, तो उसके लिए भी प्रिपेयर रहिएगा। तो वो वीडियो थोड़ी सी बड़ी होती है, मतलब आप लोगों को पता है कि वो लगभग 10-12 घंटे की पहुंच जाती है। ठीक है, तो कोशिश करेंगे कि अच्छे से कवर किया जाए उसके अंदर भी, ताकि एग्जाम में बैठो तो कंफर्टेबल फील करो। ये पूरा पर्पज यहाँ पर रहता है। ठीक है, तो हाउस द जोश बिल्कुल हाई होना चाहिए ताकि शानदार तरीके से एक एक चीज़ को आप लोग एंजॉय कर सको। तो आइए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आई एम वीर, वेलकम टू स्टडी लवर फैमिली। दोस्तों ये वो सेक्शन होता है जो मेरा भी इंपॉर्टेंट है, जो मेरा फेवरेट है और एग्जामिनर का भी फेवरेट है और एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी है, जो कि रिपोर्ट और इंडेक्स के बारे में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। बात की जा रही है यहाँ पर आईएमएफ के बारे में। आईएमएफ के द्वारा अभी यहाँ पर ग्लोबल लेवल पर जो ग्रोथ है उसका फोरकास्ट किया गया है। इसका मतलब ये होता है कि आईएमएफ ने बताया है कि हाँ कुछ कुछ ऐसी चीज़ें यहाँ पर रहने वाली है, और उसने अभी बोला है कि रिसेशन के रिस्क जो हैं वो लोअर हैं, यानी कि रिसेशन के चांसेस जो हैं वो अभी कम देखने को मिल रहे हैं। मतलब जब मंदी चल जाती है तो अक्सर आप लोगों ने देखा होगा हर एक लेवल पर प्रॉब्लम देखने को मिलने लगती है, तो इसके चांस अभी कम बताए गए हैं। जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में आप लोग आईएमएफ बोलते हैं, ये एक ऐसा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है जो कि कई सारी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। इसमें से एक रिपोर्ट है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। तो कोई पूछे आप लोगों से वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जो है वो किसके द्वारा प्रस्तुत की जाती है, तो आईएमएफ यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा प्रस्तुत की जाती है। और इससे पता चलता है कि दुनिया की जो इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था जो है वो कैसे काम कर रही है, उसके बारे में एक आइडिया हम लोग को लगता है। तो यहाँ पर आप लोग देखो वर्ल्ड की जो फोरकास्ट इसके द्वारा की गई अभी फिलहाल के टाइम पर 2022 के लिए तो 3.4 बोली गई, पर लेकिन जो 2023 के लिए बोली गई इसने बोला कि वो कम होने वाली है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट थी, यानी कि बहुत सारी दुनिया की ऐसी व्यवस्था हैं जिसमें ये बताया गया कि जैसी अभी है 2022 में, 2023 में और कम रहने वाली है। इसके बहुत सारे रीज़न आप लोग बोल सकते हैं। अब तक जो है लोग कोविड-19 की चीज़ों से उबर नहीं पाए हैं। रसिया और यूक्रेन की जो वॉर है उसने दुनिया को चरमरा कर रख दिया। और भी बहुत सारे ऐसे रीज़न हैं जो अनस्टेबिलिटी की तरफ आप लोगों को बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके चलते बहुत सारी दिक्कतें इंटरनेशनल लेवल पर देखने को मिलती हैं। और जब यहाँ पर इंटरनेशनल ग्रोथ के बारे में बात करते हैं तो आप लोगों को पता है कि हर एक देश एक दूसरे के साथ में कनेक्टेड है।
पर पॉजिटिव साइन क्या है यहाँ पर, 2022 के बाद में जो 2023 वाला साल रहने वाला है वो काफ़ी पॉजिटिव रहने वाला है। दुनिया की जो ग्रोथ की वजह से भी 3.1 रहेगी, और सबसे बड़ी बात है हमारी जो ग्रोथ है, हमारी जो ग्रोथ अभी 6.1 है 2022 के लिए, 6.1 जब बात करेंगे आप लोगों को देखने को मिलेगी यहाँ पर 2023 के लिए, पर 24 में फिर से 22 वाला ग्रोथ हमारे देश का देखने को मिलेगा। तो ये एक पॉजिटिव साइन है, यहाँ पर आप लोग समझ सकते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग क्या है, चाहे आप लोग बात कर लो 22 की, चाहे आप लोग बात कर लो 23 की, और चाहे बात कर लो 24 की, एक ब्राइट स्पॉट यानी कि दुनिया में एक चमकता हुआ सितारा है भाई साहब हमारा देश। ये गर्व करने वाली बात है अगर देखो तो ढंग से, हमारे देश की ग्रोथ दुनिया में सबसे ज्यादा है। यानी कि आईएमएफ ने खुद बोला यहाँ पर, इसके लीडर ने और जो भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उनके लीडर ने एक इंटरनेशनल पटल पर खड़ा होकर कि दुनिया को राह दिखा रहा है इंडिया इकोनॉमिक ग्रोथ के मामले में। ये किसकी वजह से है, ये हमारे देश की जो जनता है, हमारे देश की जो यूथ है उसकी वजह से है। जिस तरीके से हम लोग चीज़ों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और सरकार एक फेवरेबल पॉलिसी बना रही है, उसकी वजह से ये चीज़ें आप लोगों को देखने को मिल रही है। तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रखिएगा। कुछ बातें और बता दूं, आईएमएफ एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है जिसको इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड बोलते हैं, और ये ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस आप लोगों को याद रखना है। जैसे मैं जब भी यहाँ पर डिस्कस करता हूँ तो रिवीजन करा देता हूँ आप लोगों का, ताकि आप लोगों को यहाँ पर चीज़ें याद रहें। ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस इसको बोलते हैं बेसिकली, आईएमएफ जो है उसके थ्रू इनिशिएट कर इसको बनाया गया था। आईएमएफ और जो वर्ल्ड बैंक है, भाई बहन या बहन भाई जो भी बोलो, या भाई भाई, ये एक साथ बनाए गए। तो 1944 में, ये याद रखिएगा, ये फॉर्मेशन किया गया, जो इसका इनिशिएशन किया गया था यहाँ पे 1944 में, जो बनाया गया 27 दिसंबर 1945 में इसको बनाया गया। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा कहाँ पर, ये है बेसिकली वॉशिंगटन डीसी के अंदर में। इंपॉर्टेंट मुद्दा क्या है यहाँ पर जो पूछा जाता है आप लोगों से, मैनेजिंग डायरेक्टर वगैरह तो शायद कोई पूछता है, ये जल्दी चेंज भी होता रहता है। नॉर्मली अगर बात करें तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट पोर्शन है जो आप लोगों से पूछा जाता है कि इस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन के द्वारा कौन कौन सी रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। तो ये एक तो यूनाइटेड नेशन यानी कि यूएन की स्पेशलाइज एजेंसी है, यानी कि स्पेशल इसको एक तरीके से रेस्पॉन्सिबिलिटी मिली हुई है कि ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट बनाओ, कि दुनिया में कहाँ कहाँ पर स्टेबिलिटी किस तरीके से है उसके बारे में बताते हैं। और वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक भी ये प्रस्तुत करते हैं, और ये क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं। तो यहाँ से इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस आप लोगों को समझ में आनी चाहिए। तो इसने यहाँ पर ग्रोथ भी बता दी। अभी पूछा जाए कि दुनिया की ग्रोथ कितनी प्रस्तुत की है 2023 के लिए, 2024 के लिए, वो भी क्वेश्चन हो गया। इसकी रिपोर्ट के बारे में क्वेश्चन हो गया। तो न्यूज़ भी कवर हो गई, और स्टैटिक पोर्शन एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी कवर होगी। तो ये बेसिकली इससे पता चलता है कि क्या क्या ट्रेंड दुनिया में चल रहा है, किस तरीके से जो मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में बात करें, किस तरीके से फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के बारे में बात करें, ग्लोबल किस तरीके से कोऑपरेट करना है, ट्रेड, एम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ, उन सब के बारे में एक फोकस रहता है इनका, जिससे हम लोग को सारी चीज़ों का पता चलता है। तो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, डाउट नहीं होना चाहिए। एक तो बात की जा रही है यहाँ पर बेसिकली रिपोर्ट के बारे में, और रिपोर्ट भी सरकार के द्वारा प्रस्तुत की जाए तो एक तरीके से सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके ऊपर और चांद लग जाते हैं कि यार ये तो इंपॉर्टेंट होगी। अभी बात की जा रही है ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन, जिसको AISHE आप लोग बोलते हो। यहाँ पर ये पर्टिकुलर किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, तो याद रखिएगा यहाँ पर ये कंडक्ट किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा, और आज से नहीं 2011 से इसको प्रस्तुत किया जाता है। तो रिसेंटली जो अभी यहाँ पर प्रस्तुत किया गया, ये आप लोगों के सामने सर्वे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा प्रस्तुत किया गया कि हायर एजुकेशन जो देश के अंदर में इंस्टीट्यूशन है उसको ये कवर करते हैं अपने अंदर में। सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है यहाँ पर, किस तरीके से हायर एजुकेशन में लर्निंग हमारी चल रही है, उसके लिए डेटा इकट्ठा करते हैं, और क्या क्या उसके वेरियस कैटेगरी है, क्या क्या वेरियस एस्पेक्ट्स हैं, उसके बारे में यहाँ पर ये बताते हैं। तो एटलीस्ट इंडेक्स कौन प्रस्तुत कर रहा है ये आप लोगों को पता होना चाहिए। बाकी ये कुछ स्लाइड डाल दिए इससे रिलेटेड कि किस तरीके से कहाँ पर क्या क्या चीज़ें चल रही हैं। खासकर कई बार आंसर राइटिंग में भी आप लोगों को चीज़ें चाहिए होती हैं, तो ये डेटा आप लोग वहाँ पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों इस वाली न्यूज़ के ऊपर थोड़ा सा स्टार लगा लेना, और पर्सनली भी आप लोग इसके साथ में कनेक्ट कर पाएंगे, क्योंकि जब एक स्टूडेंट जीवन होता है, एक विद्यार्थी जीवन होता है, उसमें हर एक इंसान जो है वो फ्रस्ट्रेशन और प्रॉब्लम किसी न किसी टाइम पर जरूर फेस करता है। कोई भी ऐसा रजनीकांत का चिट्टी का रोबोट नहीं है कि भाई साहब एक बार किताब देखी और याद हो गई और एग्जाम क्लियर होते चले गए। तो इसलिए कई सारे स्टूडेंट जो हैं वो सुसाइड करते हुए यहाँ पर नजर आते हैं। तो NCRB जिसको बोलते हैं नेशनल क्राइम ऑफ रिकॉर्ड ब्यूरो, ये एक डेटा इकट्ठा करके रखता है, और इसने बताया रिसेंटली अभी कि कहाँ पर कितने सारे लोग जो हैं वो सुसाइड कर रहे हैं। तो महाराष्ट्र इसमें टॉप पर निकल कर आया। तो ये सोचने वाली बात है कि महाराष्ट्र ने सुसाइड के मामले में टॉप कर दिया पिछले 5 सालों में। टॉप स्टेट जहाँ पे हाईएस्ट जो विद्यार्थी हैं उनके द्वारा सुसाइड किया गया, तो ये काफ़ी बड़ी बात है। 1834 महाराष्ट्र से निकल कर आए। दूसरे नंबर पर आप लोगों को मध्य प्रदेश देखने को मिला,
तीसरे नंबर पर आप लोगों को तमिलनाडु देखने को मिला, चौथे नंबर पर आप लोगों को कर्नाटका देखने को मिला और पांचवें नंबर पर आप लोगों को उड़ीसा देखने को मिला। तो ये एक तरीके से चौंका देने वाला आंकड़ा है यहाँ पर, जब इस तरीके से हम लोग बात करते हैं विद्यार्थी के बारे में, स्टूडेंट के बारे में। पर लेकिन अगर मैं ओवरऑल बात करूँ यहाँ पर, जब विद्यार्थी की बात कर रहे हैं हम लोग, तो स्टूडेंट जो टोटल ओवरऑल सुसाइड करते हैं उसमें विद्यार्थी कहाँ पर है, तो विद्यार्थी ओनली 8% कैटेगरी में आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। मतलब क्या है इसका मतलब ये होगा कि विद्यार्थी से ज़्यादा भी लोग जो है किसी कैटेगरी में सुसाइड करते हैं। जी हाँ, ये काफ़ी बड़ी बात है जो कि सोचने और समझने वाली है। सबसे ज़्यादा अगर बात करेंगे जो डेली वेज अर्नर होते हैं, यानी कि आज कमाया और खाया, पता नहीं कल जो है घर चलेगा नहीं चलेगा, आज का आज ही कमाया, जो रेडी लगाने वाले, ठेले लगाने वाले, जो इस तरीके के आप लोगों को कैटेगरी में जो लोग देखने को मिलते हैं, ये सबसे ज़्यादा सुसाइड करते हैं 25.6%। तो अगर आप लोग कभी ऐसी पोजीशन में पहुंच जाओ जिंदगी में कि हाँ यार किसी ऐसे इंसान की हेल्प कर सकते हैं, तो आप लोग किसी न किसी की सुसाइड होने से बचा सकते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। दूसरे नंबर पर जो सबसे ज़्यादा सुसाइड करने के केसेस आ रहे हैं, और इसने तो मुझे चौंका भी दिया वैसे, ये आ रहे हैं हाउस वाइफ के। यानी कि जो लड़की हाउस वाइफ बनकर रहती है घर में, जो कोई जॉब नहीं करती है, बस घर का काम देखती है, वो सबसे ज़्यादा सुसाइड कर रही हैं आज की डेट में। इसके पीछे जो मुझे रीज़न लगता है पर्सनली ये है, पुराने टाइम पर हाउस वाइफ रहती थी तो चल जाता था, क्योंकि पुराने टाइम पर मैक्सिमम जो है महिलाएं हाउस वाइफ रहती थी। पर आज की डेट में जो कंपैरिजन होने लगा है कि सामने वाला बाहर निकल गया, अच्छे से लाइफ को एंजॉय कर रहा है, और यहाँ पर वही काम सुबह से शाम तक, सुबह को उठे अपना खाना बनाया, झाड़ू पोछा किया, उसके बाद में फिर बच्चे देखे, शाम तक फिर वही उसी पैटर्न में डेली, इंसान फ्रस्ट्रेट हो जाता है, बाहर कहीं जा नहीं रहा है। और खासकर ऐसे पैटर्न में यहाँ पर फ्रस्ट्रेशन जब निकल कर आता है तो हाउस वाइफ सुसाइड करती है यहाँ पर नजर आ रही है 14.1% दूसरे नंबर पर। यह भी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में डेटा लगाने के लिए आ जाता है। पर डेटा लगाने के लिए आए वो एक अलग बात है, उससे पहले सतर्क हो जाना चाहिए उन लड़कियों को जो अभी खासकर अपना पढ़ाई पर फोकस नहीं दे पा रही हैं, कि जिंदगी में एक जगह घुट के रहना बहुत ही ज़्यादा आसान काम नहीं होता है, बहुत ही टफ होता है। मम्मियाँ जो है उनको आदत पड़ चुकी हैं, अगर आपकी मम्मी जो है हाउस वाइफ है, बेसिकली वो जॉब नहीं करती हैं। पर आज के पैटर्न में देखोगे तो सोशल मीडिया पर एक साइड में फ्रेंड जो हैं वो भाई साहब बाहर घूम रहे हैं, वो अपनी इमेज लगा रहे हैं, अपना बढ़िया बढ़िया पिक्चर शेयर कर रहे हैं, और हम लोग जो है घर में पड़े हुए हैं। तो उससे लगता है कि यार हमारी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है। तो इसकी वजह से दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा जो महिलाएं सुसाइड कर रही हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन, ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, चलो यार बिजनेस स्टार्ट करते हैं, पर लेकिन उस टाइम पर सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर आ जाती है। तो उस टाइम पर सबसे ज़्यादा सुसाइड करते हुए लोग तीसरे नंबर पर नजर आते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर सबसे ज़्यादा दिक्कत ये रहती है कि अपने ही तो मालिक खुद हम हो गए, अब अर्निंग आ नहीं रही है, 2-4 लोग और साथ में रख लिए, और अपने आप भी खुद का डिपेंडेंसी हम लोग क्रिएट करके खुद की भी हम लोग पूर्ति नहीं कर पा रहे, तो फिर यहाँ पर इंसान जो है वो सुसाइड करता हुआ नजर आता है। तो तीसरे नंबर पर आप लोग को ये कैटेगरी यहाँ पर देखने को मिलेगी। चौथे नंबर पर कौन है? ये है प्रोफेशनल, या फिर ऐसे जो कि यहाँ पर एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं जो पर्सनल, जो यहाँ पर एक तरीके से कुछ सैलरी कर, मतलब कहीं पर सैलरी मिल रही है, तो सैलरी भी आज के डेट में इतनी नहीं है जो उनको सेटिस्फाई कर सके, इसकी वजह से वो सुसाइड करते हैं। तो 9.7% ये भी हैं। अनएम्प्लॉयड जो पर्सन होते हैं, देखो एक होता है स्टूडेंट, स्टूडेंट का मतलब पढ़ रहा है, उसका जॉब लग सकती है। पर अनएम्प्लॉयड पर्सन कौन होता है? जिसकी एज निकल चुकी है, अभी उसके चांसेस भी नहीं है कहीं पर एक गवर्नमेंट जॉब तो कम से कम लगेगी, और जैसे तैसे उसको जुगाड़ा चलना पड़ रहा है, उसकी आज तक भी जॉब नहीं लगी है। ये पर्सन भी 8.4% पे आप लोगों को देखने को मिलेंगे। यानी कि पहले नंबर पर है डेली वेज वर्कर, दूसरे नंबर पर है हाउसवाइफ, तीसरे नंबर पर है सेल्फ एम्प्लॉयड, चौथे नंबर पर है सैलरीड पर्सन, और पांचवें नंबर पर है अनएम्प्लॉयड पर्सन। अब इंटरेस्टिंग चीज़ देखो यहाँ पर, ये थोड़ा सा, हालांकि मुझे हंसी भी आई इस चीज़ को देखकर, पर लेकिन ये बहुत ही हार्श रियलिटी है कि जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं वो कम सुसाइड कर रहे हैं, जो डेली जिनको सैलरी मिल रही है वो ज़्यादा सुसाइड कर रहे हैं। समझ रहे हैं आप लोग यहाँ पर? यानी कि इतना फ्रस्ट्रेशन है उनकी ज़िंदगी में। तो आप लोग यहाँ से समझिए, स्टूडेंट जो होता है वो आता है बेसिकली आप लोगों को इसके अनएम्प्लॉयड से भी नीचे, क्योंकि उसके पास में अभी अपॉर्चुनिटी है, और फिर पेंशन, और इसी के साथ में जो फार्मिंग सेक्टर है वो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। और रिटायर्ड पर्सन, उसकी तो ज़िंदगी वैसे ही रिटायर्ड हो चुकी है, वो क्या सुसाइड करेगा? उसको तो बेसिकली यही है कि कोई ज़्यादा ही सर पे आकर नाचने लगे और डेली का हथकी उतार रखी है कि इससे अच्छा तो यार मरी जाए, वो वाली कैटेगरी देखने को मिलेगी। और बाकी अदर में और भी बहुत सारी चीज़ें नजर आएंगी। तो एटलीस्ट 3-4 ऊपर के याद रखिएगा। ये खुद गवर्नमेंट का डेटा है, एनसीआरबी के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। एनसीआरबी किस मिनिस्ट्री के अंडर में आती है आप लोग बताइए, देखता हूं आप में से कौन कौन इसको बता पाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ में यहाँ पर अगर बात करें मेजर्स जो हैं, देखिए क्या क्या लिए जा सकते हैं। ये आंसर राइटिंग वाली कैटेगरी में आप लोग इसको रख सकते हैं, पर लेकिन आंसर राइटिंग तो बाद में होगी। उससे पहले किसी को सुसाइड करने का मन कर रहा है तो उसके लिए सॉल्यूशन प्रोवाइड कराने वाली बात है। तो मेजर्स कई सारे हैं। हेल्थ जो है वो खासकर मेंटल हेल्थ के बारे में बात की जा रही है, उसके लिए सर्विस।
इसके साथ में पॉजिटिव जो एटीट्यूड की बात यहाँ पर की जाती है, फोकस ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पर एनकरेज करना चाहिए, पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट। आप लोगों को बताऊं, अगर किसी भी चीज़ से मन इरिटेट हो ना, एक बार को रनिंग कर लो तो काफ़ी मन जो है वो हल्का हो जाता है। किसी दोस्त के साथ में गप्पे फेंक लो, किसी इंसान के साथ में बाहर घूमने निकल जाओ। कभी भी सुसाइड जो है वो सोल्यूशन नहीं होता है, पर लेकिन सुसाइड जो है वो आसान नहीं होता है, इंसान तभी करता है जब उसको कोई सोल्यूशन नजर नहीं आता है। तो इसलिए जरूरी है कि हर एक इंसान की जिंदगी में कोई एक ऐसा इंसान होना चाहिए जो उस चीज़ को बैलेंस बनाकर चल सके, और फैमिली इसमें बेस्ट काम कर सकती है। पर लेकिन कई सारे लोग अपने फैमिली के साथ में इतने ज़्यादा चीज़ें शेयर नहीं करते हैं, तो ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो इसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं जिंदगी में। कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो यहाँ पर इसकी वजह से सुसाइड करने का लोगों को मन करता है? आज के डेट में अगर बात करें सबसे पहले तो आप लोगों को देखने को मिलेगा एकेडमिक प्रेशर, स्टूडेंट को जो सुसाइड करने के लिए यहाँ पर मजबूर करता है। रिलेशनशिप, जो कि एक तरीके से इंसान को लगता है कि यार यही इंसान है मेरी जिंदगी में, इससे बेटर कोई मिल ही नहीं सकता, जो सबसे बड़ा भ्रम है इंसान के मन में। आप लोग क्या लगता है कि जो इंसान आप लोगों की जिंदगी में वही सबसे बेस्ट है, इससे बेस्ट धरती पर कोई इंसान ही नहीं है? थोड़ा आगे बढ़ के देखो, उससे 100 गुना अच्छा मिलेगा। पर आप लोगों के अंदर भी एक अच्छाई होनी चाहिए। ये नहीं कि किसी को आप लोगों को बस इस तरीके से ना कि हम किसी के लिए अच्छे ना बने, हमारे लिए सब अच्छा मिल जाए, वो नहीं हुआ करता। आप लोगों ने सुना होगा ना कि एक तरीके से खरबूजे को देख कर खरबूजा रंग बदलता है। दारू पीने वाले को दारू पीने वाला, सिगरेट पीने वाले को सिगरेट पीने वाला अक्सर इंसान कहीं भी मिल जाएगा। तो जैसा नेचर आपका होगा आप लोगों को मिल जाएगा। लैक ऑफ सपोर्ट देखने को मिलती है, कई बार इंसान कुछ करना चाहता है पर लेकिन सपोर्ट नहीं है। कई बार सब्सटेंस एब्यूज भी यहाँ पर निकल कर आते हैं, साइबर बुलिंग आती है, फाइनेंशियल कंसर्न, आइसोलेशन, कई बार अकेलेपन की। देखो ये चीज़ें ना हर एक इंसान जिंदगी में फेस करते हैं। अगर आप लोग अकेले हो और आप लोग को अकेला लग रहा है तो भाई साहब आप लोग जिंदगी में फ्रस्ट्रेट हो गए बहुत ज़्यादा है, इसलिए किसी के साथ में रहो मिलकर। पर लेकिन जैसे मैं हूँ, मुझे अकेला रहना जरूरी है और मेरी रिक्वायरमेंट भी और मुझे पसंद भी है, मुझे कोई टच ना करे, पूरे दिन मैं अपना काम करता रहूँ, ठीक है। तो वो वाली चीज़ों में अकेलापन आप लोगों के लिए सबसे बेहतरीन चीज़ है, क्योंकि आप लोग कंप्लीटली अपने काम पर फोकस कर पाते हैं। पर जो काम पर फोकस नहीं कर पाते हैं उनके लिए अकेला इतना खतरनाक है कि उससे ज़्यादा खतरनाक कोई धरती पर चीज़ नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा। और मेंटल हेल्थ भी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाती है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिनके बारे में आप लोगों को पता रखना है बेसिकली। वैसे अगर कोई आप लोगों से पूछे कि सरकार के द्वारा क्या इस एरिया में कुछ किया गया है, तो भाई साहब बहुत सारे काम किए गए हैं। इवन जब भी आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो उसमें भी कई बार एक लाइन आती है कि सुसाइड प्रिवेंशन नंबर भी उनके द्वारा दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये आप लोगों को मेंटल हेल्थ एक्ट देखने को मिलेगा, 2017 में सरकार के द्वारा लाया गया ताकि लोग जो हैं वो सुसाइड न करें। ये इसी के साथ में किरण करके 24/7 एक टोल फ्री नंबर लॉन्च किया गया, किसके द्वारा? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा गया था अभी रिसेंटली एग्जाम में, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ में मनोदर्पण इनिशिएटिव, यहाँ पर देखो कई बार ना कई सारे इनिशिएटिव होते हैं और मैच करने के लिए आ जाते हैं। जैसे पूछ लेंगे कि किरण जो है वो किसका इनिशिएटिव है, तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट का है। इसके मिनिस्टर कौन है आप लोग बताइए। मनोदर्पण जो है ये किसका इनिशिएटिव है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का है। ये आत्मनिर्भर भारत के तहत यहाँ पर जो भी बच्चे हैं उनको, स्टूडेंट, उनकी फैमिली या फिर फैमिली मेंबर, मेंटल हेल्थ जो है एक तरीके से उनको थोड़ा सपोर्ट प्रोवाइड कराने की कोशिश की जाती है ताकि उनकी मेंटल हेल्थ बनी रहे। कोविड-19 के टाइम पर बहुत सारी प्रॉब्लम देखने को मिली। सोचो एक टीचर है उसके घर में किसी की डेथ हो गई, एक स्टूडेंट है उसके घर में भी किसी की डेथ हो गई। तो ये बहुत ही बड़ा एक इम्पैक्टफुल आप लोग यहाँ पर तरीका देखने को मिला जिसके ऊपर काम करने की जरूरत है कि टीचर जिसकी डेथ हो गई है घर में किसी की, और वो टीचर बच्चों को जाकर पढ़ा रहा है, उस बच्चे को पढ़ा रहा है जिसके घर में भी किसी की डेथ हो गई है। तो टीचर को अपने आप को पहले मैनेज करना है, फिर बच्चों को मैनेज करना है। तो ये काफ़ी बड़ी टास्क थी। तो ये काफ़ी एक इंपॉर्टेंट डेटा है, ये इनिशिएटिव है जो कि डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से बनते हैं। कौन कौन सी मिनिस्ट्री है थोड़ा सा तो एटलीस्ट आइडिया रखेगा, चीज़ें रटनी नहीं है, रिवीजन करोगे इनके बार बार, चीज़ें याद रहने लगी और फिर एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाओगे, ठीक है। ग्लोबल लेवल पर सी यानी कि समुद्र का लेवल बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और इसमें मुंबई जो कि पोर्ट सिटी है, ढाका, लंदन, न्यूयॉर्क, इनको बहुत सारी प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। क्यों? क्योंकि समुद्र का लेवल जैसे जैसे ऊपर बढ़ रहा है यहाँ पर थ्रेट क्रिएट हो रही है। तो आप लोगों से पूछा जा सकता है कि यहाँ पर सी लेवल जो राइज हो रहा है उसकी वजह से जो थ्रेट है, ये रिपोर्ट किसके द्वारा प्रस्तुत की गई है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। तो वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जिसको WMO बोलते हैं, इसके द्वारा प्रस्तुत की गई है। और इसने जो डेटा है वो एक बार का नहीं निकाला है, 2013 से लेके 2022 के बीच में जो भी यहाँ पर सी का लेवल बढ़ रहा है 4.5 mm पर ईयर के हिसाब से, वो इनके द्वारा यहाँ पर बताया गया है। इंटरेस्टिंग चीज़ देखो आप लोग, यहाँ पर हमारी हरकतें देखो, इंसानों की जो हरकतें हम लोगों ने की है 1.3 mm पर ईयर के हिसाब से बढ़ रहा था 1901 से लेके 1971 तक का। पर लेकिन अब स्पीड देखना
1.9 mm पर ईयर हो गया 1971 से लेके 2006 के बीच में। और ओनली 2006 से लेके 2018 तक कितना है ओनली, अगर ढंग से देखोगे ओनली 12 साल है, 12 साल में 3.7 मिलीमीटर हो गया ये। इससे अंदाजा लगाइए कि कितनी ज़्यादा हम लोग पोल्यूशन फैला रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर ओशन में पानी बढ़ रहा है और यहाँ पर ग्लेशियर पिघल रहे हैं। आप लोग उससे अंदाजा लगा सकते हैं, ठीक है। थर्मल जो बेसिकली एक्सपेंशन हो रहा है, आइस लॉस हो रहा है, आइस सीट लॉस हो रहा है, चेंज हो रहा है लैंड वाटर यूज के अंदर भी, जो स्टोरेज का सिस्टम भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। पहले एक पैटर्न था, जगह जगह पर कच्ची जमीन थी, बारिश बरसा करती थी, वाटर टेबल रिचार्ज हो जाया करता था। आज की डेट में ऐसा नहीं है, हर जगह तो कंक्रीट की सड़कें हैं, हर जगह बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, और ये सारा आप लोग डेवलपमेंट बोलते हो उसको। ये डेवलपमेंट कहीं ना कहीं इंसानों को बर्बाद करता हुआ नजर आ रहा है, अगर इन्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए न किया जाए तो इसलिए कहते हैं कि इन्वायरमेंट और डेवलपमेंट जो है वो साथ में चलने चाहिए, नहीं तो दिक्कत क्रिएट कर देते हैं, और वो दिक्कत यहाँ पर अभी हम लोग को देखने को मिल भी रही है, ठीक है। तो इसको आप लोग समझ सकते हैं। तो ये रिपोर्ट किसके द्वारा है? वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। तो ये ऑर्गेनाइजेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है यहाँ पर। तो वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में याद रखिएगा, यूएन की एजेंसी है। इसका हेडक्वार्टर अक्सर आप लोगों से कई बार मैच करने के लिए आ जाता है, तो उसके बारे में भी आप लोगों से बात करूंगा। ये जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर में है। ये इसको ओरिजिनली इंटरनेशनल मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन IMO जो है इस्टेब्लिश किया गया था 1873 में, जब वियना इंटरनेशनल मीटरोलॉजिकल कांग्रेस हुई थी उसके थ्रू। ये वेदर, क्लाइमेट और इसी के साथ में वाटर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देती है। वेदर और क्लाइमेट में डिफरेंस पता है किसी को? बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है, कई बार पूछता हूँ मैं आप लोगों से। वेदर और क्लाइमेट में डिफरेंस क्या होता है? वेदर जो होता है वो एक तरीका क्लाइमेट ही होता है, पर शॉर्ट टर्म के लिए जो सिचुएशन बताता है वो वेदर होता है। जब बहुत सारे वेदर्स को एक जगह इकट्ठा करके आप लोग जोड़ दो और उसका एवरेज निकालो तो वो क्लाइमेट हो जाएगा, ठीक है। तो किसी जगह जगह आप लोग खड़े हुए हो और आप लोग पूछो कि आज का वेदर कैसा है तो बोल सकते हो, पर कहीं पर आप लोग को जाना है किसी और टाइम पर ड्यूरेशन में, आप लोग पूछे वहाँ पे क्लाइमेट कैसा रहता है, ठीक है। एक तरीके से किसी लंबे ड्यूरेशन की अगर आप लोग बात करो वहाँ पर, ठीक है, तो उस टाइम पर कैसा रहेगा वहाँ पर क्लाइमेट। इसके द्वारा 2 रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है, इंपॉर्टेंट है। ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन, एक तो ये याद रखिएगा कौन प्रस्तुत करता है? वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल जो बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा स्टेटस ऑफ द वर्ल्ड क्लाइमेट, ये कौन प्रस्तुत करता है? ये भी इसी के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए यहाँ पर आप लोगों से पूछा जा सकता है। कोई भी कंफ्यूजन इसको लेकर आप लोगों के माइंड में नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये दोनों की दोनों रिपोर्ट याद रखिएगा, और रिपोर्ट बहुत फेवरेट पोर्शन होता है एग्जाम के अंदर में। तो ऑर्गेनाइजेशन भी कवर हो गई और रिपोर्ट भी कवर हो गई। बाकी अगर थोड़ा सा और आंसर राइटिंग के पॉइंट ऑफ से भी आप लोगों को सोचना है, कल को लिखने के लिए आ जाए, या फिर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में अगर यहां से बन जाए कि किससे ज्यादा बढ़ रहा है, तो थर्मल से लगभग 50% आप लोगों को बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आइस जो लॉस है उससे लगभग 22% बढ़ रहा है, ठीक है। इसी के साथ में जो लॉस ऑफ द आइस सीट है, जो ग्लेशियर है यहाँ पर, ये आइस सीट जो बर्फ है वहां पर उसकी जो सतह जमी रहती है उसकी बात की जा रही है, इससे 20% बढ़ रहा है। और चेंज इन द लैंड यूज से 8% बढ़ रहा है। तो ये इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में अगर आ सकता है तो ये इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन बना दूंगा। अगर मैं एज ए एग्जामिनर होगा, अगर मैं एज ए एग्जामिनर हूं यहाँ पर, तो मैं यहाँ से एक बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन आप लोगों के लिए निकाल सकता हूँ, ठीक है। तो ये इसके ऊपर स्टार लगा लेना, खासकर इस पर्टिकुलर कॉलम के ऊपर में एटलीस्ट। वर्ल्ड बैंक के द्वारा एक स्टडी की गई पेंडेमिक के ऊपर कि पेंडेमिक ने कैसे कैसे खासकर जो जनरेशन है उसके ऊपर इंपैक्ट डाला है, किस तरीके से लोगों की लाइफ टाइम अर्निंग उसने छीनी है, और कैसे कैसे डेवलपमेंट पर इंपैक्ट पड़ा है, कैसे बच्चों की एजुकेशन पर इंपैक्ट पड़ा है, कैसे यहाँ पर स्कूलिंग जो है उनकी लॉस हो गई है। तो इसका एक डेटा जो प्रस्तुत किया गया है वो किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है? तो ये याद रखिएगा, वो प्रस्तुत किया गया है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। तो यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन सकता है कि किसने यहाँ पर ह्यूमन कैपिटल से रिलेटेड ये सारी बातें बताई हैं, कुछ कुछ जो आप लोगों के सामने हैं। तो कोविड-19 के टाइम पर क्या क्या डैमेज देखने को मिला है, तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा यहाँ पर ये डेटा प्रस्तुत किया गया है कोविड-19 से रिलेटेड, ठीक है। तो इसके बारे में याद रखिएगा, तो कोई डाउट इसको लेकर आप लोगों के माइंड में नहीं होना चाहिए। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, स्टार लगाने वाला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाए कि ग्रोस डोमेस्टिक क्लाइमेट रिस्क रैंकिंग जो है वो किसके द्वारा प्रस्तुत की जाती है? तो क्रॉस डिपेंडेंसी इनिशिएटिव है यहाँ पर ये। इसके द्वारा यहाँ पर जब बातें की गई तो बोला गया कि 9 स्टेट यानी कि 9 राज्य हैं हमारे देश के, जिसमें पंजाब, बिहार, उत्तर प्रदेश, बताइएगा आप लोग इन राज्य से आते हैं फिर नहीं आते हैं, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, गुजरात, केरला और आसाम, जो कि बहुत हाई रिस्क पर हैं आज की डेट में। अगर बात करें वर्ल्ड में टॉप ये प्लेस है जहाँ पर रिस्क काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। मेजोरिटी 80% यानी कि 80% ऑफ द 50 प्रोविंस है वो फेस कर रही है रिस्क यहाँ पर। इवन आप लोगों को बात करें यहाँ पर, बात करें तो चाइना की, चाहे यूएसए की, चाहे इंडिया की,
यानी कि आज की डेट में बहुत सारी प्रॉब्लम यहाँ पर देखने को मिल रही हैं जो कि सामने निकल कर आती हैं। इंडिया स्पेसिफिक अगर आप लोग बात करोगे तो 110% इंक्रीज हो गया डैमेज रिस्क के अंदर में। आसाम, बिहार, तमिलनाडु के अंदर में अगर आप लोग बात करोगे टेम्परेचर बढ़ रहा है, कहीं कोई प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। तो जो रीच इशू निकल कर आ रहे हैं अभी फिलहाल के टाइम पर अगर आप लोग बात करें, जैसे सूखा भी अगर कहीं पर पड़ जाता है ना तो उसकी वजह से बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम यहाँ पर हो जाती है। कहीं बाढ़ आ गया, अभी रिसेंटली आप लोगों ने देखा नॉर्थ ईस्ट के अंदर में इतना लैंडस्लाइड हुआ कि ट्रेन तक खिसका के वहां पर ले गया था। तो बहुत सारे ऐसे रिस्क हैं आज की डेट में, ऐसी चीजें हैं जो कि क्लाइमेट रिस्क की कैटेगरी में आती है। तो इसके चलते यहाँ पर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। और हम लोग काम क्या कर रहे हैं, जी हाँ काम कर रहे हैं, इसके ऊपर आप लोग समझ सकते हैं। जैसे भारत स्टेज 4 से हम लोग सीधे 6 पर जंप मार गए, 5 को गायब करके। उजाला आप लोगों को देखने को मिलेगा, सोलर अलायंस हो गया, NAPCC हो गया, ये इथेनॉल ब्लेंडिंग हो गया, UNDP हो गया, उसके प्रोग्राम जो है नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन हो गया, हाइड्रोजन इनिशिएटिव हो गया। और इवन जो हमारे 5 टारगेट थे जिनको पंचमृत बोला गया है मोदी जी के द्वारा, ये तो याद रखने ही रखने, ये हर महीने किसी न किसी रीजन की वजह से न्यूज में आ जाते हैं, जो कि आप लोगों को पता है 2070 तक हम लोगों ने अपने आप को कार्बन न्यूट्रल बनाने की बात की गई, जिसमें सबसे ज्यादा डिस्कशन इसके बारे में हुआ था। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। बाकी रिन्यूएबल एनर्जी को कैसे और कार्बन एमिशन को कैसे रोकना है, पांचों के पांचों पॉइंट जो है मैं हर महीने एक बार आप लोगों से डिस्कस कर लेता हूं इसके बारे में। तो इसलिए कंफ्यूजन इनके बारे में नहीं होना चाहिए। कल को क्वेश्चन बने तो ये मत बोलना कि सर क्वेश्चन कहां से आ गया, ये पढ़ाई थी चीजें वहां से आ गया, टेंशन नहीं लेने का, रिविजन करने का। ठीक है, माँ और बच्चे का रिलेशन ऐसा होता है कि एक तरीके से दोनों में एक दूसरे की सांस बसी होती है, पर लेकिन कई बार कई सारी माओं की डेथ हो जाती है बच्चे को जन्म देते हुए। तो 70% ऑफ द जो मैटरनल डेथ होती है 2020 के अंदर में, तो सब सहारन अफ्रीकन वाला रीजन आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो कि दुनिया में सबसे गरीब, सबसे कम डॉक्टर की या फिर मेडिकल फैसिलिटी। और हमारे देश के अंदर में जब हम लोग मेडिकल टूरिज्म के बारे में बात करते हैं ना, तो ये रीजन सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन करता हुआ आप लोगों को नजर आएगा दुनिया में जब मेडिकल टूरिज्म के बारे में बात करते हैं, क्योंकि इनके यहाँ पर फैसिलिटी है ही नहीं है। तो बात करें कि ट्रेंड इन द मैटरनल मोर्टेलिटी, यानी कि महिलाओं की जो डेथ होती है बच्चे को जन्म देते हुए, उसका ट्रेंड जो है वो किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, ये काम किया जाता है यूनाइटेड नेशन यानी कि यूएन के द्वारा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। इसने बताया कि 70% डेथ अकेले सब सहारन अफ्रीकन में रीजन में हुई है। और ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन जाएगा, यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन सकता है। एवरी 2 मिनट यहां पर एक महिला की डेथ हो रही है प्रेगनेंसी या फिर चाइल्ड बर्थ की वजह से। यहां पर 2,87,000 मैटरनल डेथ हुई है 2020 के अंदर में वर्ल्ड वाइड। उस टाइम पर तो रीजन ये भी था कोविड-19 लगा हुआ था, बहुत सारी महिलाओं को तो फैसिलिटी नहीं मिल पाई यहाँ पर हॉस्पिटल की। अगर आप लोगों से मैं बात करूँ, मुझे बहुत सारे उस टाइम पर मैसेज भी आए हैं, कई सारे जो लोग थे, सर फैसिलिटी मिल सकती है क्या डॉक्टर की, सर कोई जानने वाला हो तो बता दो। पर उस टाइम पर कोई किसी के काम नहीं आ पाया, क्योंकि सब अपनी अपनी प्रॉब्लम में जूझ रहे थे। एक दो को हालांकि रिकमेंड किया, पर उनमें से एक दो क्या मतलब 10-12 थे, पर लेकिन उनमें से एक दो को ही फैसिलिटी मिल पाती थी, इतनी बुरी कंडीशन देखने को मिल रही थी। तो ये समझ सकते हैं आप लोग यहाँ पर। तो काफ़ी जरूरी है इसके ऊपर फोकस देना। तो 2020 के अंदर में 70% जो मैटरनल डेथ हुई है सब सहारन, मैंने आप लोगों को बता दिया, ये काफ़ी लार्ज स्केल पर देखने को मिलेंगे। वेस्ट अफ्रीकन में, यहाँ पर अगर बात करें मिडिल ईस्ट अफ्रीका में और ईस्टर्न अफ्रीका, हर जगह अफ्रीका नजर आएगा आप लोगों को सबसे ज़्यादा अगर बात करें यहाँ पर। तो इसके बारे में कम से कम आप लोग याद रखिएगा। बाकी अगर बात करें डिक्लाइन हुआ है यहाँ पर, जैसे कि सब सहारन अफ्रीका, नॉर्दर्न अफ्रीकन और ओशियाना में, एक्सक्लूडिंग ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को अगर छोड़ दे, वेस्ट एशिया और ईस्टर्न साउथ ईस्टर्न, ये वाले रीजन। इतना डीपली नहीं पूछेगा, इसी लाइन में से आप लोगों को क्वेश्चन बन जाएगा अगर बनना होगा कि कितना प्रतिशत सबसे ज्यादा कहां पर है, कौन रिपोर्ट प्रस्तुत करता है, रिपोर्ट का टाइटल क्या है। ये एटलीस्ट बेसिक आप लोग याद रखिएगा, जो कि कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बाकी इसकी डेफिनेशन आप लोगों को पता होना चाहिए। मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो होता क्या है? मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो ये होता है कि अगर एक महिला, मतलब जब महिला जो बच्चे को जन्म देती है उसके बारे में बात की जा रही है, अगर यहाँ पर 1 लाख महिलाओं ने जो है वो बच्चे को जन्म दिया है, ठीक है, तो यहाँ पर बोला जाता है कि उसमें कितने बच्चों की डेथ, कितनी महिलाओं की डेथ हो गई है बच्चों को जन्म देते हुए। मतलब क्या हो गया, मतलब मैटरनल डेथ ड्यूरिंग द गिविंग द टाइम पीरियड एज पर 1 लाख लाइव बर्थ, यानी कि 1 लाख बच्चों को जन्म दिया तो कितनी महिलाओं की डेथ हो गई उन 1 लाख बच्चों को जन्म देते हुए। अच्छी चीज क्या है, पहले बहुत ज्यादा था यहाँ पर, ये अब घटता हुआ जा रहा है, तो ये पॉजिटिव साइड बोल सकते हैं। यानी कि आज की डेट में बहुत सारी फैसिलिटीज हैं, ऑनलाइन भी ट्रीटमेंट कई सारे आप लोगों को देखने को मिलते हैं, ऑनलाइन कंसल्ट बेसिकली यहाँ पर हो जाता है, तो इसकी वजह से सोल्यूशन जो है वो निकलता हुआ नजर आ रहा है। बहुत ही बेसिक सी, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिपोर्ट थी, याद रखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, कई बार डाउट नहीं होना चाहिए, डाउट होगा तो क्लियर करके आगे बढ़ना है। ओके, गवर्नेंस एक ऐसा इशू है जहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों के देखने को मिलते हैं, एग्जामिनर का ये काफ़ी फेवरेट एरिया है। गवर्नेंस के बारे में बात करेंगे, क्या क्या कुछ स्कीम्स वगैरह, क्या क्या सिस्टम है जो कि डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है।
बहुत ही इंपॉर्टेंट ये न्यूज़ है यहाँ पर। ई मार्केट प्लेस के बारे में आप लोगों से पूछा जा सकता है, यानी कि ऑनलाइन अगर आप लोग सामान बेचेंगे तो उसके बारे में बात की जा रही है। गवर्नमेंट के द्वारा ई मार्केट प्लेस जो है उसके बारे में बात की गई कि ग्रोस मर्चेंटाइज वैल्यू जो है वो 1.5 लाख करोड़ आप लोगों को देखने को मिली। ये काफ़ी बड़ा एक तरीके का आप लोग यहाँ पर अचीवमेंट बोल सकते हैं। यहाँ पर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा यहाँ पर इसको लॉन्च किया गया 2016 में। ये एक तरीके की फैसिलिटी देता है कैसे प्रोक्योर कर सकते हैं आप लोग गुड्स और सर्विसेज को वेरियस जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है उनके लिए। ये ओपन करता है प्लेटफॉर्म, प्राइवेट बायर जो है वो यहाँ से बाय नहीं कर सकते पर सेल कर सकते हैं इस पोर्टल के थ्रू। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर ये, ठीक है। ये स्टेटमेंट देखकर आप लोग कंफ्यूजन में डाला जा सकता है ज़्यादा जल्दी से कि प्राइवेट बायर जो है वो कैन बाय ऑन दिस प्लेटफॉर्म। नहीं, बाय नहीं कर सकते गवर्नमेंट के लिए, ओनली बाय करने के लिए, पर लेकिन बेच सकते हैं इस प्लेटफॉर्म के थ्रू, ठीक है। सिग्निफिकेंस क्या है? डिजिटल इकोनॉमी को बूस्ट कर रहा है, वेंडर पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है, ट्रांसपेरेंसी बढ़ रही है और लास्ट माइल रीच, यानी कि जिन लोगों को जो चीज़ें नहीं मिल सकती थी वहां तक भी चीज़ें पहुंच रही हैं। तो ये पॉजिटिव साइड है इस पर्टिकुलर इनिशिएटिव की। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया ये इनिशिएटिव है जो कि आप लोग याद रख सकते हैं। कई बार यहाँ पर कई सारी न्यूज़ रहती है, सेंटर ने ये एक्सटेंड कर दिया, सेंटर ने उसको कम कर दिया, वो इंपॉर्टेंट नहीं रहता है, पर लेकिन जिसके मुद्दे के बारे में बात की जाती है वो इंपॉर्टेंट रहता है। जैसे पीएम कुसुम। तो पीएम कुसुम एक ऐसी स्कीम है जो कि सोलर एनर्जी के थ्रू यहाँ पर किसानों की भी हेल्प करने की बात करती है, ग्रिड सिस्टम में कनेक्टिविटी के बारे में बात करती है। इसकी फुल फॉर्म ही लोगों को अक्सर पता नहीं होती है, क्वेश्चन अभी रिसेंटली पूछे गए कई सारे एग्जाम में। इसको प्रधानमंत्री कृषि ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान बेसिकली इसको आप लोग बोलते हैं। ये किस पर्टिकुलर मिनिस्ट्री के द्वारा चलाई गई इस इनिशिएटिव है? तो याद रखिएगा मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा 2019 में इसको स्टार्ट किया गया ताकि सोलर पंप और ग्रिड कनेक्टिविटी यहाँ पर बढ़ाई जा सके। उसके तहत यहाँ पर फायदा क्या है? आम के आम और गुठलियों के दाम। अगर एक इंसान जो है उसके खेतों में सोलर पैनल लगा दिए और उसके द्वारा इतनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी कि उसको बेचने भी लगे, तो सोचो ये एक अच्छी बात है क्या? नहीं। तो इससे यहाँ पर प्रोवाइड करने की फाइनेंशियल जो बेसिकली एक तरीके की यहाँ पर फाइनेंशियल और वाटर सिक्योरिटी यहाँ पर इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव था और एम था कि सोलर एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी के थ्रू यहाँ पर ऐड की जा सके 75,750 मेगावाट 2022 तक का। तो इंपॉर्टेंट क्या है? पीएम कुसुम स्कीम किससे रिलेटेड है और किसके द्वारा लॉन्च की गई, पर्पज क्या है? ये डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों के बनते हैं इस स्कीम से रिलेटेड। इंटरनेट हर जगह छाया हुआ है। 5G हम लोग लॉन्च कर चुके हैं, 6G की हम लोग तैयारी कर रहे हैं, 6G भी यहाँ पर लॉन्च हो रहा है अभी। तो उसके चलते इंटरनेट का फायदा कोर्ट क्यों ना उठाए? ई कोर्ट के बारे में बात की जा रही है। इंटीग्रेटेड मिशन मोड प्रोजेक्ट आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो कंप्यूटराइजेशन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड द सबऑर्डिनेट कोड भी यहाँ पर किया जा रहा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक चीज़ें पहुँचाई जा सके। तो इंटरनेट के थ्रू जो यहाँ पर बेसिकली इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यानी कि एक तरीके से इंटरनेट का इस्तेमाल कर आसानी से यहाँ पर चीज़ों का सोल्यूशन निकालने की कोशिश की जा रही है। ये भी एक इनिशिएटिव है ई कोर्ट प्रोजेक्ट करके कोर्ट को लोगों तक पहुँचाने का तरीका। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक स्कीम है और पिछले कई सालों से ये न्यूज़ में है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ये एक ऐसी स्कीम थी जो कि अगर कोई अपना काम स्टार्ट करना चाहता है उसको सपोर्ट प्रोवाइड कराने के लिए सरकार के द्वारा ये स्कीम लॉन्च की गई थी। इसमें 3 कैटेगरी में यहाँ पर इनके द्वारा डिसाइड किया गया, शिशु, किशोर और तरुण। 3 कैटेगरी जो शिशु थी यहाँ पर एक लोन दिया गया 50,000 रुपये का। शिशु यानी कि बच्चा, यानी कि नया ताज़ा भी छोटा सा बिजनेस स्टार्ट हुआ है, तो एक तरीके से बोल सकते हैं उसको सपोर्ट प्रोवाइड कराने के लिए। तो जो कैटेगरी है यहाँ पर ये बेसिकली ग्रोथ के ऊपर डिपेंड करेगी, कितनी फंडिंग की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से यहाँ पर दी जा रही है। शिशु का मतलब 50,000, किशोर का मतलब 50,000 से लेके 5 लाख और तरुण का मतलब 5 लाख से लेके 10 लाख तक का ये आप लोगों को ड्यूरेशन देखने को मिलेगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग समझ सकते हैं। स्कीम ने अभी ये बताया कि 1.12 करोड़ जो है एडिशनल एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर दिया है अप्रोक्सीमेट 3 साल के अंदर में, 15 से लेके 18 तक का। और यहाँ पर 81 लाख के करीब जो लोन है वो दिया गया है स्टेट ऑफ राजस्थान। इसी के साथ में 52 लाख जो है ये गिवन है ओनली फॉर महिलाओं के लिए। तो वुमेन एम्पावरमेंट का भी काम कर रही है ये स्कीम, यहाँ से आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं। इसमें ये वाला जो सेक्शन है ना, शिशु, किशोर, तरुण, इसके ऊपर अभी रिसेंटली क्वेश्चन पूछा गया था एक एग्जाम के अंदर में, तो यहाँ से आप लोगों के क्वेश्चन बन जाते हैं खासकर पर्टिकुलर स्कीम से रिलेटेड। ये रिसेंटली अभी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था। राजस्थान के द्वारा अभी एक जू बनाने की बात की जा रही थी फॉर डॉल्फिन राइनोज इनसाइड द भरतपुर सेंचुरी। इसका कई सारे लोगों ने जो है इसका एक तरीके से विरोध भी किया,
याद रखिएगा राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा इसको टूरिस्ट हब के तौर पर डेवलप करने की बात की जा रही थी। जो कैलादेव जो नेशनल पार्क है उसके अंदर यहाँ पर ये सारी बातें सामने निकल कर आ रही थी। तो ये जब सिस्टम यहाँ पर स्टार्ट करने की बात चल रही थी तो बोला जा रहा था इसकी वजह से कई सारे नुकसान देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि ये X2 कंजर्वेशन XC2 कंजर्वेशन था। XC2 मतलब क्या होता है, अगर किसी पर्टिकुलर जानवर को आप लोग कंजर्व करते हैं उसी एरिया में जहां पर वो रहता है उसको इन सीटू बोलते हैं, पर किसी पर्टिकुलर जानवर को आप लोग कंजर्व करते हैं उसके बाहर कहीं ले जाकर उसको आप लोग XC2 बोलते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, तो याद रखिएगा XC2 और इन सीटू में डिफरेंस आप लोगों को पता होना चाहिए। तो यहाँ पर XC2 कंजर्वेशन की बात यहाँ पर की जा रही है, जिसके चलते इसको प्रोटेक्ट करने की बात की गई है। ठीक है, कैलादेव नेशनल पार्क के बारे में आप लोग याद रखिएगा, ये आर्टिफिशियली क्रिएटेड यहाँ पर एक सिस्टम है जो कि बर्ड सेंचुरी के लिए भी यहाँ पर जाना जाता है और वर्ल्ड हेरिटेज साइट बाय यूनेस्को के द्वारा 1985 में इसको डिक्लेयर किया गया। इसके साथ में आप लोगों को और भी कुछ बातें जो कनेक्टिविटी में यहाँ पर आप लोग देखते हैं, होम है बहुत सारी बर्ड्स का यहाँ पर। ठीक है, एक तरीके से आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल ऐसे ही जैसे चिल्का लेक उड़ीसा के अंदर में, ऐसे यहाँ पर कैलादेव नेशनल पार्क राजस्थान के अंदर में रिकॉग्नाइज किए गए थे फर्स्ट रामसर साइट। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है यहाँ पर कि फर्स्ट रामसर साइट जो है वो उसका एक नाम आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसी के साथ में लोकतक लेक के साथ में इसको मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में भी रखा गया। मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड याद रखिएगा, ऐसी रामसर साइट जिनकी खस्ता हालत हो जाती है उनको मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में डाल देते हैं ताकि उनको सुधारा जा सके, और जब सुधर जाती है तो फिर से उसको वहाँ से निकाल दिया जाता है। गंभीर और बाणगंगा दो रिवर हैं जो कि इसमें से फ्लो होकर यहाँ पर जाती हैं। तो इस तरीके से बेसिक इन्फॉर्मेशन के थ्रू आप लोगों से क्वेश्चन बन जाते हैं, कई बार अगर पता होगा तो आप लोग अच्छे से आंसर भी दे पाओगे। एक सॉन्ग काफ़ी फेमस था, आप लोगों ने सुना होगा कि क्यों पैसा पैसा करती है, क्यों पैसे पे तो मरती है। तो यहाँ पर अगर बात करें, पैसा जो है बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है जब यहाँ पर किसी पर्टिकुलर सेक्शन की सोसाइटी को हम लोग एम्पावर करने की बात करते हैं। पर अभी बजट जब प्रस्तुत किया गया उसमें माइनॉरिटी जो है बेसिकली उसकी स्कीम जो थी उसके लिए 38% कट कर दिया गया, जिसकी वजह से यहाँ पर ये न्यूज़ में आया। तो कई सारी स्कीम जो थी वो खस्ता हालत में जाने वाली है यहाँ पर, इसकी वजह से ये बात बोली गई यहाँ पर। जो यहाँ पर ये बात की जा रही है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी के द्वारा, उसने बोला कि फंड जो है काफ़ी कम हमारा कर दिया गया है। प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप दी जा रही थी, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप जा रही थी, मेरिट कम मीन स्कॉलरशिप दी जा रही थी। तो ये बच्चे कहाँ जाएंगे अगर इनको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, तो फिर दिक्कत देखने को मिलेगी। इसी के साथ में नया सवेरा फ्री कोचिंग ऑन अलाइड जो स्कीम थी यहाँ पर इससे रिलेटेड, इसी के साथ में पढ़ो प्रदेश करके स्कीम थी। नई रोशनी जो कि लीडरशिप की बात कर रही थी, महिलाओं की जिंदगी में एक रोशनी लाने की बात कर रही थी। सीखो और कमाओ, यानी कि एक नहीं कहते कि काम के साथ में आमदनी भी कर लेना, वो वाली बातें आप लोगों को देखने को मिलती है। तो सीखो और कमाओ भी एक स्किल डेवलपमेंट की स्कीम थी। प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम उस्ताद, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट थी, जिसमें बोला गया कि उस एरिया का डेवलपमेंट करेंगे जहां पर ट्रेडिशनल एरिया रहता है, जैसे नहीं अपना हथकरघा वाला रहता है, उसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, तो ये आप लोग देखते हैं यहाँ पर, ये भी है यहाँ पर प्रधानमंत्री का विरासत का संवर्धन स्कीम, ये भी देखने को मिली थी बजट में जो ऐड की गई है रिसेंटली। अभी इंपॉर्टेंट न्यूज़ बन जाती है यहाँ पर पॉलिटी वाले सेक्शन से, और डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोग के यहाँ पर सामने निकल कर आते हैं, तो काफ़ी अच्छे से यहाँ पर इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। दोस्तों ये जो न्यूज़ निकल कर आ रही है, ये निकल कर आ रही है आसाम से। आसाम में अभी यहाँ पर चाइल्ड मैरिज को लेकर काफ़ी सारे डिबेट और डिस्कशन चल रहे थे, तो उसी के चलते यहाँ पर क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है कि लगभग 2000 के करीब लोगों को यहाँ पर अरेस्ट किया गया, बेसिकली चाइल्ड मैरिज को ध्यान में रखते हुए। ये क्यों बन गई न्यूज़ यहाँ पर, ये इसीलिए बन गई क्योंकि चाइल्ड मैरिज जो है वो एक तरीका गलत अपराध है सोसाइटी के अंदर में। इवन यूनाइटेड नेशन भी जो है वो यहाँ पर इसके ऊपर बात बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। हमारे देश के अंदर में ये काफ़ी लार्ज स्केल पर देखने को मिलता है अलग अलग एरिया में। करंट अगर स्टेटस के बारे में बात करें, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड जो है वो यहाँ पर बोलता है कि 1.5 मिलियन गर्ल्स जो हैं हर साल यहाँ पर अंडर 18 उनकी शादी होती है, ये इंडिया के अंदर में। ये आप लोग समझ सकते हैं, देश का आंकड़ा यहाँ पर आप लोगों को बताया जा रहा है, जो कि सोचने वाली बात है। लार्जेस्ट नंबर ऑफ अगर देखने को मिलेगा चाइल्ड जो यहाँ पर ब्राइड है वो वर्ल्ड में आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है। हमारे देश के अंदर में काफ़ी बड़ा आंकड़ा है। अगर आप लोगों से नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के हिसाब से बात करें तो यहाँ पर 23.3 वुमेन जो है वो मैरिज की जाती है उनकी, आप लोगों को देखने को मिलेगा जो उनकी लीगल एज नहीं होती है उससे पहले, यानी कि 18 से पहले। ठीक है, और ये जो नंबर था हालांकि थोड़ा कम हो गया है, क्योंकि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में ये नंबर था 26, तो अभी घटकर 23 हो गया, यानी कि 3% यहाँ पर डाउन हुआ है। ये अच्छी बात आप लोग बोल सकते हैं।
ये अगर बात करें इस डेटा के बारे में तो यहाँ पर अभी बात यह है कि फिगर जो है अगर बात करें अंडर मैरिज एज अमंग मेन, यानी कि वुमेन की ज़्यादा है जबकि लड़कों की बहुत कम होती है। अगर मैन के अगर कंपेयर में बात करें उसमें भी हालांकि ज़्यादा डिफरेंस लगा नहीं मुझे। ये देख सकते हैं यहाँ पर लड़कियों की 23 है तो लड़कों की 17 है। यहाँ पर इनके 3% का जो 6% की कमी है और यहाँ पर 20 है तो 26 है। तो कहने का मतलब है कि लड़का हो चाहे लड़की ये प्रॉब्लम दोनों फेस करते हैं। तो ये सोचना छोड़ दो आप लोग कि हाँ लड़कियों के ऊपर ये प्रॉब्लम है, यहाँ पर लड़कों के ऊपर भी प्रॉब्लम है। और अकेले वेस्ट बंगाल और बिहार के अंदर में अगर आप लोग बात करोगे वहां पर अकेले के अंदर में आप लोगों को देखने को मिलेगा 41% के करीब यहाँ पर ये दिक्कतें सामने निकल कर आ रही है। तो इसलिए जरूरत है यहाँ पर कि इनके द्वारा इसके ऊपर काम किया जाए। यानी कि 2 राज्य अगर हम लोग सुधार पाते हैं तो काफ़ी कुछ आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो इसके ऊपर काम करने की जरूरत है। मैक्सिमम रिडक्शन यानी कि कमी आई राजस्थान, मध्य प्रदेश और हरियाणा के अंदर में, तो ये पॉजिटिव साइन आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। अगर बात करूँ आप लोगों से लो और जो इनिशिएटिव है यहाँ पर चाइल्ड मैरिज को प्रिवेंट करते हैं, तो इंडिया ने यहाँ पर जो एक तरीके से रेक्टिफाई कर रखा है कन्वेंशन ऑफ एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ द डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन 1993। आर्टिकल 16 भी यहाँ पर बोलता है कि इस चीज़ को यहाँ पर बेसिकली आप लोग को रोकना है। आरटीसी के साथ में 1998 में नेशनल ये लेजिस्लेशन यहाँ पर निकाल कर लेकर आए ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन के तहत भी। अगर बात करें इंटरनेशनल लेवल पर भी तो यूएन खुद बोलता है कि यहाँ पर एक तरीके से मैरिज के बारे में 1962 में इसके द्वारा कंसेंट की बात की गई, किस लेवल पर काम करना है हम लोग को। मिनिमम एज मैरिज के बारे में बात की गई 1962 में, और एलिमिनेशन ऑफ द ऑल फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेन वुमेन की बात की गई। और बीजिंग डिक्लेरेशन तो क्वेश्चन ही पूछे जा चुके हैं यहाँ पर, जो वुमेन को एम्पावर करने के बारे में यहाँ पर बात करता है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन है ये जो आप लोगों से पूछे जाते हैं, जो कि चाइल्ड मैरिज को लेकर आप लोगों के सामने निकल कर आते हैं। वैसे अगर केसेस के बारे में बात करें रिसेंटली अभी देखेंगे तो उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश यहाँ पर काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं इस पर्टिकुलर कैटेगरी में। तो एक तरीके से इनके ऊपर काम करना जरूरी है। ये अगर नहीं सुधारेंगे तो आप लोग देखते हैं कि ग्लोबल लेवल का आधे से ज़्यादा % जो हमारे ऊपर है। और महिला अगर ये स्टार्टिंग में ही लड़कियों की अगर शादी हो जाती है तो सोचो उनकी एजुकेशन नहीं हो पाएगी, उनको कभी जॉब नहीं मिल पाएगी क्योंकि पहले उनकी शादी हो जाती है। तो ये ऐसी प्रॉब्लम है जिसके ऊपर काम करना जो है काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। तो इसके चलते यहाँ पर ये न्यूज़ में था। नेक्स्ट यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कस्टोडियल डेथ के बारे में। ये भी एक काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है। गुजरात एक ऐसा राज्य यहाँ पर देखने को मिला इन लास्ट 5 ईयर में जिसमें सबसे ज़्यादा कस्टडी के अंदर में अभी रिसेंटली डेथ हुई। ये सोचने वाली बात है, गुजरात जैसा राज्य है यहाँ पर कस्टडी के अंदर में डेथ, जिसको एक तरीके से एक ऐसा डेवलपमेंट वाला स्टेट हम लोग बोलते हैं। 136 यहाँ पर देखने को मिली 2018-19 में, 112 19-20 के अंदर में, 100 20-21 के अंदर में, 175 21 और 22 के अंदर में। इशू विद कस्टोडियल डेथ अगेंस्ट ह्यूमन राइट, अगेंस्ट रूल ऑफ लॉ। इसी के साथ में ट्रस्ट जो है पब्लिक का वो भी आप लोगों को यहाँ पर कहीं ना कहीं खत्म होता हुआ नजर आता है पुलिस के ऊपर। यानी कि एक तरीके से बैड इमेज क्रिएट हो जाती है, जुडिशरी के ऊपर और बर्डन पड़ते हैं। तो ये बहुत सारे इशू निकल कर आते हैं जब हम लोग यहाँ पर इस पर्टिकुलर मुद्दे के बारे में बात करते हैं। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो आप लोग यहाँ पर इससे रिलेटेड समझ सकते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ यहाँ पर निकल कर आई कि कोई भी फॉरेनर जो है वो यहाँ पर राइट नहीं ले सकता, खासकर ऐसे पर्सन का जो पर्सन विद डिसेबिलिटी है एज ए गार्जियन का। आप लोग खुद सोचो, हमारे देश के अंदर में किसी बच्चे को या फिर किसी इंसान को यहाँ पर अडेप्ट करने आता है कोई फॉरेनर इंसान, और वो विकलांग है, उसको अपने देश में ले जाता है और वहाँ पर चलकर उसको नौकर बना के रखने लगे, तो क्या होगा यहाँ पर, किस तरीके से उसको टैकल किया जाएगा। तो फंडामेंटल राइट ओनली फॉर सिटीजन और फंडामेंटल राइट फॉरेनर और सिटीजन, उसके बारे में जब बात करते हैं तो आप 15, 16, 19, 29, 30 ये नॉर्मली आप लोगों को देखने को मिलता है, जो कि ओनली हमारे देश के लोगों के बारे में हम लोग यहाँ पर बातें करते हैं। फंडामेंटल राइट जो है वो पार्ट 3 में आप लोगों को यहाँ पर नजर आते हैं। जिस तरीके से हमारे देश के अंदर में मूल अधिकार के बारे में हम लोग बात करते हैं, तो भारतीय नागरिक होने के नाते कुछ ना कुछ स्पेशलिटी ऐसी है जो हमारे देश के लोगों को ही दी गई है। तो उसी में से आप लोगों को यहाँ पर ये देखने को मिलेगा। तो काफ़ी अच्छा डिसीजन लगा दिल्ली हाईकोर्ट का ये, क्योंकि यहाँ पर दिक्कत ये रहती है कि कई सारे लोगों को, बच्चों को खासकर गोद ले जाते हैं पेरेंट्स बनने के नाम पर लेकिन फिर जाकर उनको मजदूर बनाकर रखते हैं, उनसे घर का काम कराते हैं, उनको नौकर बनाकर रखते हैं, बहुत बुरी कंडीशन देखने को मिलती है। तो ये एक कहीं ना कहीं टेंडेंसी जो है वो खत्म होती है यहाँ पर नजर आएगी। ओके, इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट और रिसेंटली अभी ज़्यादा न्यूज़ में भी था, यहाँ पर करप्ट एक्ट के बारे में बात की जा रही है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट। करप्ट प्रैक्टिस जो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट के अंदर में सेक्शन 123, सेक्शन 123(2) और सेक्शन 123(4) के अंदर में डिफाइन की गई करप्ट प्रैक्टिस क्या होनी चाहिए। कई बार करप्ट प्रैक्टिस को लेकर यहाँ पर ये न्यूज़ में आता है, तो कोई भी ऐसा इन्फ्लुएंस करना एक तरीके से ये एक इसकी प्रैक्टिस की जो है बढ़ाने की कोशिश भी की जाती है यहाँ पर। तो ये सारा का सारा मैटर जो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 से रिलेटेड है।
याद रखिएगा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 जो है वो जनता के हिसाब से बेसिकली बात नहीं करता है। यहाँ पर जनता के बारे में बात की जाती है 1950 के अंदर में। ये बेसिकली पॉलिटिशियन जो रहते हैं उनके बारे में यहाँ पर बात करता हुआ नजर आता है। उससे रिलेटेड इलेक्शन कैसे कैसे डिस्क्वालीफाई करना है, कैसे डिस्प्यूट को रिजोल्व करना है, उससे रिलेटेड है यहाँ पर ये। और ये जनता के बारे में उनकी वोट के अधिकार, इलेक्ट्रोल को कैसे तैयार करना है, वो सब चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर इसमें देखने को मिलेगी। एलोकेशन ऑफ द सीट इन द पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर भी 50 के अंदर में आता है। तो 2 कानून है बड़े ही प्यारे से यहाँ पर देश के अंदर में, जो कि आप लोग यहाँ पर याद रख सकते हैं। इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट न्यूज़ यहाँ पर अभी निकल कर आई कि जो बच्चे हैं यहाँ पर कई बार क्या करते हैं, माँ बाप आपस में लड़ते हैं और उनका डीएनए टेस्ट जो है वो चेक कराने लगते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बोला गया कि जो बच्चे हैं उनके पास में अधिकार है प्रोटेक्ट करने के लिए उनकी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। ये सुप्रीम कोर्ट ने खुद ने बोला, यानी कि वैसे नहीं कि बच्चों को उठाओ उनका चेक कर लो डीएनए की किसका बच्चा है किसका नहीं है। आपने बच्चा तो पैदा कर दिया, इसकी वजह से बच्चे को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। फिर यहाँ पर अगर उस इंसान का बच्चा नहीं हो, किसी और का बच्चा हो तो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन पर्सनल है और ये बच्चे की प्राइवेसी के बारे में बात करता है। और पार्ट 3 के अंदर में प्राइवेसी जो है वो फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 21 के तहत में। ये ऑलरेडी केएस पुत्तास्वामी केस के बाद में हम लोग को पता चल चुका है। तो ये केस मुझे पर्सनली काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। तो जो चिल्ड्रन है यहाँ पर उनको राइट है अपनी प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करने का। तो यहाँ पर यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन के तहत भी चाइल्ड राइट के तहत इसको रिकॉग्नाइज किया जाता है। डीएनए पेनल्टी टेस्ट के बारे में, पैटर्नल जो यहाँ पर बेसिकली जो कौन पैटर्न जो उसके पेरेंट्स है बेसिकली, ठीक है, तो यहाँ पर ये पैटर्निटी टेस्ट आप लोगों को देखने को मिलता है जो कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है कि ये बच्चा किसका है, बायोलॉजिकल पेरेंट्स कौन है इसके। पैदा तो हो गया, अब बायोलॉजिकल पेरेंट्स ढूंढते रहो, फिर यहाँ पर इससे बच्चों की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है पूरी जिंदगी के लिए। उसको मेंटल ट्रॉमा से गुजरना पड़ता है अगर पेरेंट्स जो है वो कोई और हो। तो इसकी वजह से यहाँ पर ये न्यूज़ थी। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, बाकी यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन राइट ऑफ द चाइल्ड के बारे में अगर आप लोगों से बात करें तो यहाँ पर ये सारे कन्वेंशन है। इसमें जो इंपॉर्टेंट है कि ये अडेप्ट किया गया है यूनाइटेड नेशन के द्वारा 1989 में, इन्फोर्स किया गया 1919 में और इंडिया ने इसको रेक्टिफाई कर दिया था 1992 में। तो इसका मतलब है कि हमारे देश में भी इंटरनेशनल कानून हम लोग फॉलो करते हैं। जब यहाँ पर कोई भी कानून के अंदर अपडेट किया जाता है तो उसमें भी यहाँ पर बात की जा रही है कि कोई डिस्क्रिमिनेशन वगैरह या उनके सर्वाइवल के बारे में, उनके इंटरेस्ट में काम होना चाहिए, उनका भी व्यू होना चाहिए। तो एक तरीके से उनके ऊपर भी हम लोग को फोकस देना है, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। ठीक है, इंटरेस्टिंग भी है और इंपॉर्टेंट भी है। आप लोग बताइए आप लोग की इसके बारे में क्या बातें हैं। बात की जा रही है बेसिकली मेंस्ट्रुअल लीव के बारे में। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर में एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की गई जिसके तहत यहाँ पर ये बोला कि जो खासकर लड़कियां हैं उनको जब पीरियड्स होते हैं उस टाइम पर उनको छुट्टियां मिलनी चाहिए। तो इसमें कई सारे लोगों ने बोला मिलनी चाहिए, कई सारे लोगों ने बोला नहीं मिलनी चाहिए। तो दोनों मैंने व्यू आप लोगों को बताए थे। मुद्दा क्या था? मुद्दा यहाँ पर यह था जो बोल रहे थे मिलनी चाहिए वो बोल रहे थे कि हाँ जरूरी है, हेल्थ में बहुत सारी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। पर लेकिन अपोजिट वाले क्या बोल रहे थे कि कहीं ना कहीं लड़कियों को कमजोर आंकना स्टार्ट कर देंगे। यहाँ पर कई सारे मुद्दे निकल कर आए थे। जिन्होंने सपोर्ट में बोला उन्होंने अच्छी अच्छी भी बातें बोली, अगेंस्ट वाले एक अलग पैटर्न में जा रहे थे। ठीक है, कि प्रोग्रेसिव वर्क इन्वायरमेंट यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, बहुत सारी इशू ऐसे थे जो कि यहाँ पर निकल कर आ रहे थे। कहीं ना कहीं अगर पता चला कि एक तरीके से ना कि उसकी पीरियड साइकिल चल रही है अभी यहाँ पर, तो ये एक तरीके से प्राइवेसी का भी एक इशू आता है निकल कर कि एक तरीके से प्राइवेसी का भी हनन होता है। अच्छा उसकी पीरियड साइकिल चल रही है इसलिए यहाँ पर नहीं आया। ठीक है, लड़कियों को वैसे भी कमजोर तरीके से देखते हैं एक तरीके से कि तुम ये क्या काम करोगी, तुम तो लड़की हो। तो एक और ट्रोमा लड़कियों के साथ में यहाँ पर जुड़ जाएगा। ये वाली बातें यहाँ पर बोलेगी। पॉजिटिव वाले ये थे कि 2 दिन का कम से कम देना चाहिए, बहुत ही एक तकड़े वाला पेन रहता है, कम से कम उसमें उनको एक राहत की सांस मिलेगी यहाँ पर। तो पॉजिटिव वालों ने अपनी अपनी बातें यहाँ पर रखी थी। पर लेकिन बैलेंस में अगर बात करें तो यहाँ पर कहीं ना कहीं मतलब जो पर्सनली मुझे लगता है कि कम से कम 2 दिन जो है एटलीस्ट यहाँ पर प्रोवाइड कराने चाहिए, जो कि सबसे हाईएस्ट पेन की कैटेगरी होती है अकॉर्डिंग टू द डॉक्टर की जो यहाँ पर रिपोर्ट के हिसाब से माने। और ऐसा नहीं कि हम ही यहाँ पर ऐसा कुछ करेंगे। स्पेन, जापान, इंडोनेशिया, फिलीपीन, ताइवान, साउथ कोरिया, जाम्बिया, इसी के साथ में यहाँ पर साउथ कोरिया, वियतनाम, ये ऑलरेडी यहाँ पर प्रोवाइड करा रहे हैं। स्पेन फर्स्ट यूरोपियन कंट्री था जिसने पेड मेंस्ट्रुअल लीव के बारे में यहाँ पर बात की। तो समझ सकते हैं आप लोग, जरूरी है यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें जो अपने हाथ में ही नहीं है, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर, और प्रॉब्लम भी क्यों बोला जाए, इसकी वजह से तो बेबी पैदा होते हैं, हम जैसे इंसान इस दुनिया में आते हैं। तो ये तो एक तरीके से जरूरी है कि एक तरीके से सपोर्ट दिया जाए और इसको एक तरीके से एक्सेप्ट किया जाए। आप लोग की क्या राय इसके बारे में, आप लोग अपनी राय बता सकते हैं। ये पूरा मुद्दा था। और जब हम लोग यहाँ पर माइनॉरिटी के बारे में बात कर रहे हैं तो ये भी एक इंपॉर्टेंट एरिया रहता है कि माइनॉरिटी जो है वो कौन कौन सी है देश के अंदर में। तो मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, पारसीज और जैन। और जो लेटेस्ट अभी माइनॉरिटी का जो दर्जा दिया गया है वो दिया गया जैन कम्युनिटी को।
तो यहाँ पर जो भी ये अभी यहाँ पर जो बजट कट किया गया है ये उन स्कीम्स के लिए किया गया है जो माइनॉरिटी कम्युनिटी की स्कीम्स थी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए यहाँ पर बन जाता है, तो कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। जैसे मैं कुछ बोलता हूँ आप लोगों को कि इस पर्टिकुलर न्यूज़ के ऊपर स्टार लगा लेना, तो इसका मतलब ये होता है कि वो न्यूज़ जो है वो इम्पोर्टेंट है। जैसे हमारे देश में अगर बात करें तो लैब ग्रोन डायमंड, जिसको LGD बोला गया है, इसके ऊपर अभी यहाँ पर काम करने की बात की गई, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने की बात की गई। रीज़न क्या है? दुनिया में जो डायमंड कटिंग और पॉलिशिंग का काम होता है सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? हमारे देश में होता है 90%। और 90% में सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है? तो ये गुजरात के सूरत के अंदर में मैक्सिमम देखने को मिलेगा। जैसे आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि यूपी और बिहार में से हर घर में से कोई ना कोई आर्मी पर्सन मिल जाता है, ऐसे ही गुजरात में सूरत में से हर घर में से कोई ना कोई डायमंड कटिंग इंडस्ट्री में पॉलिशिंग वाली में काम करता हुआ आप लोगों को मिल जाएगा। इंडिया का जो कंट्रीब्यूशन है यहाँ पर 90% टोटल डायमंड एक्सपोर्ट आप लोग को देखने को मिलेगा, जो कि वर्ल्ड में होता है। यूएई जो है वो 75%। साउथ एशियन जो कंट्री के अंदर ज्वेलरी एक्सपोर्ट में अगर बात करेंगे, इंडिया का ओवरऑल अगर जेम ज्वेलरी एक्सपोर्ट की बात करें आप लोग, ये देखो 2.43 बिलियन आप लोग को यहाँ पर देखने को मिला, यानी कि काफ़ी बड़ी मार्केट है। यूएस जो है बिगेस्ट मार्केट है अगर बात करें कटिंग एंड पॉलिशिंग डायमंड की, फॉलोड बाय चाइना। अगर हमारे देश के अंदर में हम लोग इसको ढंग से डेवलप कर पाते हैं लैब ग्रोन डायमंड को, तो सोचो कितना लार्ज स्केल पर इससे हमको फ़ायदा देखने को मिलेगा। क्योंकि अभी हम लोग डायमंड लाते हैं, उसकी कटिंग करते हैं, पॉलिश करते हैं और फिर उसको हम लोग वापस कर देते हैं। तो सिस्टम आप लोग समझने की कोशिश करो, यहाँ पर खुद ही बनाने लगें और खुद ही बेचने लगें उसको, तो कैसा रहेगा। इसके दो तरीके हैं अभी यहाँ पर लैब में डायमंड को बनाने के। एक तो है हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर, HPHT बोलते हैं, और दूसरा है केमिकल वेपर डिपोजिट्स, जिसको CVD बोलते हैं। तो दो मेथड से यहाँ पर ये डायमंड जो है वो बनाया जाना है। तो इसके लिए याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि बजट में स्कीम अनाउंस की गई है। इसके लिए बजट में जब अनाउंसमेंट किया गया तो 243 करोड़ रुपए यहाँ पर आगे आने वाले 5 साल में खर्च किए जाएंगे। और एक IIT को भी यहाँ पर इसका काम दिया गया। वो IIT कौन सा है? हालांकि बजट में अनाउंस नहीं किया गया था कि IIT कौन सा है, पर बाद में यहाँ पर IIT का नाम सामने निकल कर आया और वो है IIT मद्रास। ये इंपॉर्टेंट है जो कि आप लोग याद रखिएगा। IIT मद्रास को बेसिकली यहाँ पर ये काम दिया गया है कि इसके ऊपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेगा। कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा यहाँ पर ये काम दिया गया है? तो मिनिस्ट्री ऑफ जो है एक तरीके से कॉमर्स, वो ये काम देखने वाली है यहाँ पर। ठीक है, तो ये सारी की सारी बेसिक चीज़ें मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दी। इसके बारे में अब कोई कन्फ्यूजन माइंड में नहीं रहना चाहिए। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि ग्रीन स्टील कैसी होगी, तो आप लोग बोलेंगे सर स्टील तो वैसे स्टील के बर्तन देखे हमने घर में, जरा सा भी गिर जाते तो मम्मी जो है सबको पिटाई कर देती है कि फोड़ दे सारे बर्तन। वो तो एक तरीके से ग्रीन कलर के नहीं होते हैं। ग्रीन स्टील में ग्रीन कलर रहेगा क्या? जब कोई ग्रीन स्टील बोलता है, ग्रीन हाइड्रोजन बोलता है, किसी के पीछे भी ग्रीन लगाता है, तो उसका कलर ग्रीन नहीं होता है। उसका मतलब ये था कि वो इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाने वाले प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर अब ये चीज़ें नहीं बनाई जाएगी। मतलब जैसे ग्रीन स्टील बोल रहे हैं यहाँ पर, तो इसका मतलब ये कि जो कोयला इस्तेमाल करते थे वो सब चीज़ें, उससे अब स्टील नहीं बनाई जाएगी। तो फिर क्या होगा? तो हाइड्रोजन वगैरह से यहाँ पर बेसिकली इस्तेमाल कर यहाँ पर ये सिस्टम तैयार करने की बात की जा रही है। तो इसके चलते यहाँ पर ये रिसेंटली अभी ज़्यादा न्यूज़ में था, क्योंकि इसके चलते कुछ और बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन न्यूज़ में आ जाती है। जैसे कि अगर बात करें स्टील के प्लांट हमारे देश में कहाँ कहाँ पर है और किस किस देश की हेल्प से हम लोगों ने ये प्लांट लगाए हैं, तो याद रखिएगा राउरकेला जो है ये 1959 में उड़ीसा के अंदर में यहाँ पर इसको बनाया गया जर्मनी की हेल्प से। यानी कि हम लोग किसी न किसी देश का असिस्टेंट लेकर अपने देश में ये सिस्टम स्टार्ट कर पाए। जो है यहाँ पर भिलाई ये 1959 में ही बनाया गया छत्तीसगढ़ के अंदर में रसिया की हेल्प से। रसिया हमारी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है अलग अलग रीजन में, ये आप लोग यहाँ पर देखते हैं। दुर्गापुर कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल के अंदर में। 1962 में यहाँ पर यूनाइटेड किंगडम की हेल्प से बनाया गया। बोकारो ये 1964 में झारखंड के अगर देखेंगे आप लोग अंदर में रसिया की हेल्प से यहाँ पर बनाया गया। तो ये आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ होती है। इसी के साथ में कुछ और बेसिक इन्फॉर्मेशन आप लोगों को पता होना चाहिए इसके बारे में। जब हम लोग बात करते हैं तो स्टील जो है वो कोर सेक्टर के अंदर में आता है। टोटल मिलाकर कितने कोर सेक्टर हैं हमारे? 8 कोर सेक्टर हैं। कोर सेक्टर कौन से होते हैं? उन्हें तो जिंदगी में आप लोग की कोर क्या है, आप लोग का बेस क्या है? वो है हमारे पेरेंट्स। अगर पेरेंट्स जो है एक बार को हिल जाए तो हमारी ज़िंदगी हिल जाती है। तो इसका मतलब है कि पेरेंट्स जो है वो अपना एक तरीके से पैटर्न में रहें तो हमारी ज़िंदगी स्टेबल रहेगी। ऐसे ही आप लोग कहीं पर किसी इंडस्ट्री में जाओ, स्टील की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, कोयले की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, गैस की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, कुछ भी कंस्ट्रक्शन का काम कर लो सीमेंट की और स्टील की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, खेती कर लो तो फर्टिलाइजर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी।
ये ऐसी चीजें हैं जिनके बिना काम नहीं चलने वाला है। तो स्टील उसमें से काफी हाई वेटेज रखने वाला 17.92 का वेटेज रखने वाला, यानी कि तीसरा सबसे हाईएस्ट नंबर का वेटेज रखने वाला प्रोडक्ट है। तो उसके ऊपर फोकस देकर चलने की काफी ज्यादा जरूरत है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से यहां पर पूछा जा सकता है। दुनिया में अगर बात करें, चाइना टॉप पर है, इंडिया, जापान, यूएसए, रसिया। तो यहां से आप लोग समझ सकते हैं कि स्टील का वेटेज क्या है, कि दुनिया में दूसरे नंबर पर हम लोग यहां पर देखने को मिल रहे हैं। तो इस फील्ड को अगर ग्रीन हम लोग कन्वर्ट कर पाते हैं, यानी कि हम लोग कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट को नुकसान से बचाकर हम लोग यहां पर कुछ ऐसा काम कर पाते हैं, तो काफी अच्छा रहेगा। वैसे स्टेट वाइज अगर स्टील प्रोडक्शन के बारे में आप लोगों से कोई पूछ बैठे तो इसके बारे में भी आप लोग याद रखिएगा कि सबसे ज्यादा स्टील का प्रोडक्शन हमारे देश में कहां पर देखने को मिलता है। तो नंबर 1 पर है उड़ीसा, ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। नंबर 2 पर है झारखंड। नंबर 3 पर आप लोगों को देखने को मिलेगा छत्तीसगढ़। नंबर 4 पर है कर्नाटका। नंबर 5 पर आप लोगों को देखने को मिलेगा महाराष्ट्र। नंबर 6 पर आप लोगों को देखने को मिलेगा गुजरात। और नंबर 7 पर है वेस्ट बंगाल। तो टोटल 7 राज्य आप लोगों के माइंड में यहां पर ये क्लियर रखने, अगर क्वेश्चन बने तो कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। और दुनिया में टॉप पर है चाइना, दूसरे नंबर पर इंडिया, और तीसरे नंबर पर है जापान, चौथे पर है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, पांचवें पर रसिया। एटलीस्ट 5 आप लोगों को याद रखने हैं, क्योंकि क्वेश्चन अक्सर आप लोगों से यहां से बन जाते हैं, फिर बोलते हो क्वेश्चन कहां से आ गया, तो भाई साहब यहां से आ गया, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है। नमस्ते, नमस्ते नहीं बोलते, हमारे यहाँ पर नमस्ते करना बड़ा ही एक तरीके से एक शिष्टाचार का तरीका माना जाता है, पर लेकिन उस नमस्ते के बारे में यहाँ पर बात नहीं की जा रही है। यहाँ पर आप लोगों से मैं बात कर रहा हूँ नमस्ते स्कीम के बारे में। तो आप लोगों से पूछे कि NAMASTE, तो ये पर्टिकुलर जो स्कीम है वो किस मिनिस्ट्री के अंडर में आती है। तो सबसे पहले तो ये आप लोगों से कई बार ना मिनिस्ट्री का मैच करने के लिए आप लोगों से नाम जो है वो पूछ लिया जाता है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। तो अभी यहाँ पर मैं इसके बारे में कुछ बेसिक चीज़ें आप लोगों को बताऊंगा, जिससे आप लोग चीज़ों को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो नमस्ते स्कीम अभी यहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में थी रिसेंटली। तो सबसे पहले तो याद रखिएगा ये कैसी स्कीम है, ये एक तरीके सेंट्रल सेक्टर स्कीम आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। सेंट्रल सेक्टर स्कीम कौन सी होती है, वो स्कीम जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसको सारा पैसा उसका वहन करती है। और नमस्ते की फुल फॉर्म भी आप लोगों को सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए, डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से बन जाएगा। इसको बोलते हैं नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज इसी के साथ में सैनिटेशन इकोसिस्टम। ठीक है, तो ये है एक तरीके से, तो आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से यहाँ पर बन सकता है। फायदा क्या होगा इस स्कीम का, फायदा ये होगा कि ये स्कीम जैसे यहाँ पर आती है तो जो सेफ्टी टैंक होते हैं, बेसिकली सेप्टिक टैंक जिनको साफ करने के लिए इंसानों को उतारा जाता है, तो उसको मैकेनिक्स जो है बेसिकली एक तरीके से मशीन का इस्तेमाल कर हम लोग यूज कर पाएंगे। तो इसलिए ये स्कीम यहाँ पर लॉन्च की गई थी और रिसेंटली अभी न्यूज में थी। सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या है, 2 मिनिस्ट्री काम कर रही है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर और मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा यहाँ पर काम किया जा रहा है। दूसरा एम क्या है, एरिडिकेट करने के लिए अनसेफ सीवरेज सेफ्टी टैंक जो क्लीनिंग प्रैक्टिस के बारे में यहाँ पर बात की जाती है। मेन फीचर क्या है, आइडेंटिफिकेशन, पहले तो आइडेंटिफाई करना है, फिर यहाँ पर ट्रेनिंग प्रोवाइड करानी है ताकि साफ सुथरा रह सके। और सबसे बड़ी बात है यार, सबसे बड़ी बात है कि लोगों को यहाँ पर सही से सपोर्ट प्रोवाइड कराना। ठीक है, लाइवलीहुड एक तरीके से असिस्टेंस प्रोवाइड कराना यहाँ पर। तो यहाँ पर एक तरीके से कंपेन भी कई सारे यहाँ पर चलाए जा रहे हैं ताकि चीज़ों को सुधारा जा सके। और अर्बन लोकल बॉडीज़ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या आती है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही देखने को मिलती है कि वहाँ पर चीज़ें सिस्टमेटिक वे में नहीं चल पाती है। इसीलिए हमारे देश में प्रोग्राम है, आप लोगों ने सुना होगा रिहेबिलिटेशन की। जब हम लोग बात करते हैं तो प्रोविजन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट एंड मैनुअल स्कैवेंजर रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम, यानी कि जो भी साफ सफाई करने वाले लोग उनको गटर में उतारकर जो साफ सफाई की जाती है उसको रोकना है यहाँ पर, ताकि लोगों की जान न जा सके। इसके लिए 2020 में भी इसके अंदर चेंज किया गया, कैबिनेट ने अप्रूवल किया 2013 का जो कानून था उसको चेंज करने के बाद में, ताकि लोगों को सुधारा जा सके। और बोला सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में ये भी बोला था इसके ऊपर, अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर बता दूं कि आज की डेट में ये मैंडेटरी कर दिया गया है कि अगर किसी इंसान की जान चली जाती है 1993 से 10 लाख रुपए का कॉम्पनसेशन उसकी फैमिली को देना पड़ेगा। और यहाँ पर जान जा चुकी है ऑलरेडी, आप लोग देखते हैं 2015 में 57, 2016 में 48, 2017 में 93, 2018 में 68, 2019 में 110 के करीब जान गई, यानी कि ये बढ़ती हुई भी आप लोगों को कई जगह नजर आएंगी। तो यहां से आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं। और 1993 में अगर आप लोग देखोगे तब से लेके अब तक का सबसे ज्यादा डेथ कहां हुई है, ये मुझे सोचकर भी थोड़ा सा अफसोस हुआ था। मैंने कहा अगर तमिलनाडु और गुजरात की बात करें, डेवलप और पढ़े लिखे राज्य है, यहां पर इस तरीके से गटर में लोगों की जान जा रही है, ये मशीन का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो ये सोचने के लिए मजबूर कर रहा है कि क्यों हम लोग यहां पर इस चीज को नहीं सुधार रहे हैं। तो ये काफी बड़ा मुद्दा यहां पर देखने को मिला।
और जब हम लोग बात करते हैं कि मशीन का इस्तेमाल करना है चीज़ों को सुधारने के लिए, पर फिर भी आज की डेट में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, कर्नाटक, पंजाब, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, इनमें आज भी दुनिया भर के ऐसे वर्कर हैं जो ऑल इंडिया लेवल पर 1,80,000 लोग आज भी इस कैटेगरी में काम कर रहे हैं, जो कि सोचने के लिए मजबूर कर रहे हैं कि क्या सही डायरेक्शन में हम लोग अपनी स्कीम्स वगैरह लेकर जा रहे हैं। और इसके लिए प्रोग्राम दुनिया भर के चलाए गए हैं, जैसे कि आप लोग देखते हैं यहाँ पर यह स्टेप क्या क्या लिए गए हैं। तो ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किस फील्ड से रिलेटेड है। तो प्रोबेशन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट एज ए मैनुअल स्कैवेंजर एंड देयर रिहेबिलिटेशन अमेंडमेंट बिल लाया गया 2020 के अंदर में, ठीक है। फिर यहाँ पर पहले इससे एक्ट था, यहाँ पर इसी में चेंज किया गया। यहाँ पर बिल्डिंग मेंटेनेंस ऑफ इन, जो यहाँ पर एक तरीके से इन सैनिटरी जो लैट्रीन है 2013 में ये भी लाया गया। कैसे एट्रोसिटी, इनके खिलाफ कोई अत्याचार होता है उसको रोकना है। सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज चलाया गया। स्वच्छता अभियान ऐप आया। राष्ट्रीय ग्रामीण अभियान चलाया गया यहाँ पर, इसी को ध्यान में रखते हुए। और सुप्रीम कोर्ट ने, जैसा मैंने बोला, 1993 से अगर कोई भी कुछ ऐसी दुर्घटना देखने को मिली तो 10 लाख रुपए उसके परिवार को दिए जाएंगे कॉम्पनसेशन के तौर पर। तो ये काफी अप्रिशिएट करने लायक बात लगी सुप्रीम कोर्ट की, इसको भी आप लोग कनेक्ट करके देख सकते हैं। इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट न्यूज है यहाँ पर एरो इंडिया 2023। यहाँ पर एरो इंडिया शो के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। ये ऑर्गेनाइज कराया गया बेंगलुरु बेस जो PSU है यहाँ पर, जो एक तरीके से हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है उसके द्वारा। और थीम क्या थी? रनवे टू द बिलियन अपॉर्चुनिटी। तो ये थीम यहाँ पर इसकी रखी गई है। तो यहाँ पर इंडिजिनस जो इक्विपमेंट है उनका इस्तेमाल करना अपने देश के लिए, ट्रेड और टेक्नोलॉजी का बेसिकली ध्यान रखना, अपने ही देश में हम लोग चीज़ों को क्रिएट कर आगे बढ़े, उसके ऊपर फोकस किया जा रहा है डिफेंस ट्रेड में। तो एयर लॉन्च, ये अनमैन्ड एयर व्हीकल जो ड्रोन के बारे में बात की गई, तो उसको भी आगे लेकर चलने की बात कर रहे हैं। पर इंपॉर्टेंट क्या है, एटलीस्ट ये वाला पोर्शन आप लोग यहाँ पर याद रखेगा, इसको मत छोड़ना आप लोग, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोग का बन सकता है। ये न्यूज़ मैंने बड़ी ही तसल्ली में आप लोगों से डिस्कस की थी कि कैबिनेट के द्वारा अभी यहाँ पर 2 लाख नई प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी बनाने की बात की है। यहाँ पर सबसे पहले तो यहाँ पर जो सोसाइटी है, ये शब्द भी आप लोगों को यहाँ पर याद रखना है। हमारे देश के अंदर में अगर आप लोग आज के डेट में कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में बात करते हैं तो फंडामेंटल आर्टिकल के तहत आप लोगों का अधिकार बन चुका है, आर्टिकल 19 के तहत में, कि आप लोग अपनी ऐसी सोसाइटी बना सकते हैं। तो यहाँ पर इंडिविजुअल फार्मर भी इसके अंदर में मेंबर होते हैं। और 3 टायर सिस्टम आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है। बैंक से एक सपोर्ट मिल जाती है यहाँ पर, ताकि ग्राउंड लेवल पर ये सब्सिडाइज सपोर्ट प्रोवाइड करा सकें लोगों को, लोन वगैरह। और पहली बार 1904 में यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिला कि ऐसी सोसाइटी हमारे देश के अंदर में स्टैब्लिश की गई थी। स्टेटस जो रहता है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ में आप लोग यहाँ पर देखते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा 27 जो दिसंबर 2022 में बोला गया कि 1.02 लाख आप लोगों को देखने को मिली थी। और अभी रिसेंटली यहाँ पर ये प्रॉफिट के बेस पर आप लोगों को काम करती नजर आती हैं। काफ़ी सारे फायदे हैं इसके, जिससे लोगों को इससे फायदा होता है। तो आने वाले टाइम में और ज़्यादा लोग इससे कनेक्टेड यहाँ पर हो पाएंगे। तो ये एक काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है यहाँ पर, जो विलेज लेवल कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी के बारे में हम लोगों ने बात की थी। ठीक है, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से बन जाते हैं, कई बार कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ है यहाँ पर एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से, पर लेकिन ये एक तरीका इनिशिएटिव है सरकार का। बात की जा रही है यहाँ पर बेसिकली किसके बारे में, ये है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एनिमल ब्रीड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, उसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। और इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के द्वारा यहाँ पर इसको अभी कंप्लीट किया गया। आप लोगों को पता है कि कई बार हम लोग कई तरीके के एक्सपेरिमेंट कर हम लोग चीज़ों को स्टार्ट करते हैं, तो उसके तहत कई सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो 10 न्यू ब्रीड जो है इंडिजिनस लाइव स्टॉक स्पीसीज की अभी कैटल की कैटेगरी में, बोफेलो की कैटेगरी में, गोट और पिगी की कैटेगरी में महाराष्ट्र, राजस्थान, मेघालय, महाराष्ट्र, राजस्थान और यहाँ पर झारखंड, मणिपुर और मेघालय। तो अलग अलग ये नाम है कुछ कैटल्स के। यहाँ पर ऐसे ही बोफेलो का नाम है, ऐसे ही गोट का नाम है। ये नई ब्रीड अभी यहाँ पर डेवलप की गई है। तो इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम लोग कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर सेक्शन में कितने अच्छे से आगे चल रहे हैं। तो याद रखिएगा, इसके लिए अगर कोई पूछे कि कौन पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन काम करती है, तो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च यहाँ पर इसके ऊपर काम करती है। तो इसी के चलते रिसेंटली अभी यहाँ पर ये न्यूज़ में भी थी। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन डायरेक्ट आप लोगों से ऐसे बन जाया करते हैं जो कि आप लोगों से पूछा जाए, जैसे स्टेटस ऑफ लाइव स्टॉक क्या है दुनिया हमारे देश के अंदर में, यानी कि जो जानवर हैं उसके बारे में बात की जा रही है। तो एनिमल हस्बेंड्री जो है वो इंटीग्रल पार्ट है एग्रीकल्चर का, क्योंकि जो किसान आज की डेट में अपने खेतों में कोई काम धाम कर रहा है, वो आप लोगों को देखने को मिलेगा गाय भैंस भी पाल रहा है, उनका दूध बेच कर भी काम चला रहा है। तो ये सिस्टम है यहाँ पर। तो रिच लाइव स्टॉक आप लोगों को देखने को मिलेगा। और यहाँ पर कहीं ना कहीं आप लोग बोल सकते हैं जो एक पर्टिकुलर ग्रोथ देखने को मिल रहा है ईयर ऑन ईयर 7.9 है यहाँ पर 2014 से लेकर 2021 तक का, ये कॉन्स्टेंट आप लोगों को देखने को मिल रहा है। ठीक है,
इसी के साथ में एग्रीकल्चर के मामले में बात करें तो वहाँ भी एक ग्रोथ आप लोगों के सामने यहाँ पर कितना इंक्रीमेंट निकल कर आ रहा है। हालांकि ये इतना नहीं पूछेंगे आप लोगों से, पर लेकिन एटलीस्ट इतना याद रखिएगा कि इसका रोल क्या है हमारी कंट्री में एग्रीकल्चर सिस्टम के अंदर में, तो ये आप लोगों को यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, तो डेयरी जो है वो सिंगल लार्जेस्ट एग्री कमोडिटी है, जो कि 5% के करीब नेशनल इकोनॉमी में एम्प्लॉय एक कंट्रीब्यूट करती है और लगभग 80 मिलियन लोगों को यहाँ पर काम मिलता है। आप लोग पता ना व्हाइट रिवॉल्यूशन देश के अंदर में, तो उससे कनेक्ट कर आप लोग देख सकते हैं। बाकी यहाँ पर बुफेलो की जो है यहाँ पर आप लोगों के लिए प्रजाति है और यहाँ पर बकरी की, तो इसके बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन भी आप लोगों के लिए स्लाइड में डाल दी है, ताकि रिवीजन करने बैठो तो आप लोगों के माइंड में इसको लेकर कंफ्यूजन ना हो। वैसे तो टूरिज्म जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है, पर लेकिन अगर हम लोग गांव की माहौल के बारे में बात करें, जैसे कि गांव की लाइफ किसी को देखनी है, तो इसको भी एज ए टूरिज्म के तौर पर यहाँ पर डेवलप किया जा रहा है। कहीं ना कहीं आप लोग देखते हैं गांव का कल्चर दिखाना, गांव का आर्ट दिखाना, फेस्टिवल दिखाना, फेयर दिखाना। तो यहाँ पर ग्रांड व्यू रिसर्च, जो कि यूएस बेस एक मार्केट रिसर्च यहाँ पर है, उसके द्वारा बात की जा रही है एग्री टूरिज्म के लिए भी। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा जो गांव में नहीं रहते हैं जैसे कि मेरे जैसे लोग तो गांव से निकल कर आते हैं, हम लोगों ने खेतों में काम भी किया है आराम से, हम तो उसको समझते हैं। पर एक ऐसे, जब मैं यहाँ पर अपनी इंजीनियरिंग कर रहा था उस टाइम पर कई सारे ऐसे दोस्त थे जो कि कभी गाँव में गए नहीं है, वो शहरों में ही पले बड़े हैं। तो उनको जब मैं गांव में लेके गया तो यहाँ पर उनको बड़ा ही डिफरेंट लगा, मतलब वो उसको एंजॉय कर रहे थे। यहाँ पर पूछो खेतों में चलना कैसा लगता है, ठीक है, यानी एक तरीके से ना कि काम करना पड़ता है तो इंसान को कब अच्छा लगेगा। पर लेकिन अगर किसी को घूमने जाना हो वहाँ पर तो कैसा लगेगा, वाह यार कितना ग्रीनरी है, वाह यार ये ट्यूबवेल है यहाँ पर, इस तरीके से आप लोगों को उनको वो अच्छी लगती हैं चीज़ें। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। तो जिन लोगों ने वो चीज़ नहीं देखी है, आप लोग देखना यूपीएससी क्लियर करोगे जब आप लोग, तो आप लोगों को एज ए टूरिस्ट के तौर पर गाँव में घुमाया जाएगा, उनकी समस्या समझने के लिए आप लोगों को लोगों के बीच में ले जाया जाएगा। तो ये एक पैटर्न आप लोगों को वहां पर नजर आएगा। ठीक है, तो इससे आप लोग देखते हैं कहीं ना कहीं एक तरीके से गांव में लोगों की रीच बढ़ेगी और गांव में भी अपॉर्चुनिटी बढ़ती है, कहीं ना कहीं ऑल्टरनेटिव बिजनेस हो जाता है। जब लोग घूमने आते हैं तो कुछ खरीदते भी हैं, वहां पर घूमते भी हैं। ठीक है, तो इसके चलते समझ सकते हैं कि एक गरीबी को हटाने का भी एक साधन वहां पर आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो बहुत सारे तरीके हैं, पर लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या है यहाँ पर, स्टेटस ऑफ टूरिज्म इन इंडिया, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इंडिया यहाँ पर 6th है वर्ल्ड टूरिज्म और ट्रेवल एंड टूरिज्म, अगर यहाँ पर काउंसिल के हिसाब से बात करें तो टोटल कंट्रीब्यूशन आप लोगों को जीडीपी में काफी अच्छा देखने को मिलता है। इंडिया करेंटली 54th वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ट्रेवल टूरिज्म इंडेक्स के बारे में बात करें तो इसमें आप लोगों को 54th हमारी पोजीशन देखने को मिलेगी। इंडिया के अंदर में यूनेस्को की 40 साइट हैं, अगर इनको भी लोग घूमने आने लगे तो सोचो कितने लार्ज स्केल पर हमारे देश में टूरिज्म आ सकता है। 39 मिलियन जॉब क्रिएट की जाती है टूरिज्म सेक्टर के द्वारा 2020 के अंदर में। ये तो उस टाइम पर है जब कोविड-19 चल रहा था। 8% कंट्री में जो एम्प्लॉयमेंट है वो इसी सेक्टर से निकल कर आता है। इसका अंदाजा आप लोग लगाइए कितना ताकतवर है ये सेक्टर। तो गवर्नमेंट इनिशिएटिव, स्वदेश दर्शन स्कीम, देखो अपना देश इनिशिएटिव, नेशनल ग्रीन टूरिज्म मिशन, प्रसाद स्कीम, बुद्धिस्ट कॉन्क्लेव, ये सारे टूरिज्म को बढ़ाने के तरीके हैं हमारे देश के अंदर में। और इसी के साथ में चैलेंज जो है टूरिज्म सेक्टर से रिलेटेड ढांचा नहीं है। कई बार आप लोग देखोगे सड़कें नहीं है, ठीक है, सेफ्टी सिक्योरिटी नहीं है। कई सारे टूरिस्ट, अभी आप लोगों ने देखा होगा रिसेंटली अभी एक टूरिस्ट थी यहाँ पर होली के टाइम पर, क्या बदतमीजी देखने को मिली। स्किल मैन पावर नहीं है, ये सबसे बड़ी दिक्कत है। कोई देखने आता है तो उसको कोई एक्सप्लेन करने वाला नहीं है। एब्सेंस ऑफ द बेसिक एम्यूनिटीज देखने को मिलेगा। सीजनलिटी भी यहाँ पर काफी बड़ा प्रॉब्लम है कि सीजन में ही आ जा सकता है, उसके बाद में बारिश और वो सब चीजें देखने को मिलती हैं। तो उसके चलते काफी इंपॉर्टेंट एरिया है जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। ये एक ऐसा इनिशिएटिव है जो कि रिसेंटली अभी न्यूज़ में था, इसको बोला गया सागर परिक्रमा। तो सागर परिक्रमा एक इनिशिएटिव था जिसमें बेसिकली एक इनिशिएटिव था, क्या इनिशिएटिव है ये, कई बार आप लोगों को देखने को मिलेगा। आज से नहीं, पहले से ही यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलता है। फर्स्ट इसको स्टार्ट किया गया था यहाँ पर मार्च 2022 के अंदर में। सेकंड जो यहाँ पर आगे चल के फिर इसका सेकंड फेज आप लोगों को देखने को मिला। तो अभी यहाँ पर उसी पैटर्न में हम लोग यहाँ पर थर्ड फेज के बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये समझ सकते हैं आप लोग यहाँ पर अभी इसका थर्ड फेज आप लोगों के सामने है जो कि रिसेंटली अभी इसका स्टार्ट किया गया था। तो ये जो इनिशिएटिव है ये यहाँ पर कहीं ना कहीं जो कोस्टल एरिया है उसको सही लेवल पर हम लोग बात करते हैं, खासकर जैसे फिशरी होगी, फार्मर कंसर्न को ध्यान में रखते हुए आज़ादी के अमृत महोत्सव को हम लोग खासकर कोस्टल एरिया के लोगों को कैसे हेल्प कर सकते हैं, तो उनके अपलिफ्टमेंट के बारे में एक सस्टेनेबल बैलेंस बनाने की बात की जाती है। तो सागर परिक्रमा जो है वो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर ऑल कोस्टल जो स्टेट है उनको सपोर्ट प्रोवाइड कराने की बात करते हैं। याद रखो जो कोस्टल एरिया है उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों का ये बनता है कि हमारे देश के 9 कोस्टल एरिया हैं, यानी कि जो राज्य कोस्टल एरिया को टच करते हैं। ठीक है, तो उनमें मैक्सिमम लोग जो हैं फिशरी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट रहते हैं। तो कैसे उस एरिया में उनको सपोर्ट प्रोवाइड कराना है ये भी एक काफ़ी बड़ा टास्क होता है। तो यहाँ से आप लोग इसको कनेक्ट कर समझ सकते हैं।
दोस्तों हेल्थ जो है ये एक ऐसा सेक्टर है जहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए निकल कर आते हैं और यहाँ पर कई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो कि रिपीटेडली न्यूज़ में रहते हैं। अभी हम लोग यहाँ पर बात करेंगे नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज के बारे में, यानी कि वो बीमारियाँ जो ट्रॉपिकल रीजन के अंदर में कई बार न्यूज़ में रहती हैं और उनसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो इसके ऊपर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है कि नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़ ये यहाँ पर इससे रिलेटेड जो है बेसिकली पोरेस्ट कंट्रीज जो है वो कंटिन्यू सफ़र करती हैं और WHO इसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है। WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसमें बहुत सारी बीमारियाँ आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो ये आप लोगों को यहाँ पर देखते हैं इतनी सारी बीमारियाँ हैं आज के डेट में जो कि इस कैटेगरी में यहाँ पर काउंट होती है और 1 बिलियन के करीब जो बच्चे और जो बड़े लोग हैं वो इससे इम्पेक्टेड आप लोगों को होते हुए यहाँ पर नजर आते हैं। यानी कि ये बीमारियाँ ऐसी हैं जिसके बारे में नॉर्मली लोग बातें नहीं करते हैं, पर लेकिन इसका इम्पैक्ट जो है बहुत ही बड़ी पॉपुलेशन पर आप लोगों को देखने को मिलता है। तो उसी के चलते यहाँ पर बात की जा रही है कि यहाँ पर इनको हम लोग को ढंग से काउंट करना चाहिए, क्योंकि ये कई तरीके की बीमारियाँ होती हैं। पैथोजन से होती है, वायरस, बैक्टीरिया, पैरासाइट, फंजाई डोमिनेट करती है उन एरिया में जो गरीब देश होते हैं। जैसे कि आप लोग देखते हैं चिकनगुनिया, डेंगू, मलेरिया, ये आप लोगों को टाइफाइड फीवर, ये जीका, ये आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसकी वजह से कई सारी प्रॉब्लम देखने को मिलती हैं। तो 20 नेग्लेक्टेड जो ट्रॉपिकल डिजीज हैं उनकी एक प्रायोरिटी लिस्ट भी तैयार की गई थी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कि इसको देखा जाएगा। ग्लोबल लेवल पर आज की डेट में 149 के करीब कंट्री जो इससे अफेक्टेड होती हैं, 1.4 बिलियन लोग जो हैं इंक्लूडिंग 500 मिलियन के करीब बच्चे भी इससे आप लोगों को इम्पेक्टेड होते नजर आएंगे। और 2013 से अगर आप लोग बात करें 1,42,000 लोगों की डेथ भी यहाँ पर हुई। तो कहने का मतलब ये कि इम्पैक्ट डालने वाली चीज़ें हैं। तो हेल्थ के सेक्टर में अगर बात करें तो ये जरूरी है कि इसके ऊपर फोकस दिया जाए। ठीक है, तो ये एक बेसिक इन्फॉर्मेशन है। इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट डायरेक्ट क्वेश्चन बनने वाला कि जीरो ड्राफ्ट जो है वो यहाँ पर किस चीज़ से रिलेटेड है। यहाँ पर तो WHO के द्वारा यहाँ पर जीरो ड्राफ्ट जो है पेंडेमिक ट्रीटी पब्लिश की गई। यहाँ पर इसमें पूरा फोकस क्या था कि कैसे हम लोग यहाँ पर आज की डेट में जो बीमारियाँ फैल रही हैं उनको हम लोग रोक सकते हैं। तो ग्लोबल कोऑपरेशन की जरूरत है, मिलकर काम करना, हेल्थ सिस्टम को कैसे अच्छा कर सकते हैं, कैसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयरिंग बहुत जरूरी है। चाइना में कोविड-19 की खबर दुनिया को नहीं मिली तो दुनिया उससे जूझ रही है। ठीक है, इसी के साथ में पैथोजन एक्सिस, बेनिफिट शेयरिंग सिस्टम के बारे में बात की जा रही है। और जेंडर डिस्पैरिटी, मेल के लिए प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम है, कई बार फीमेल की प्रॉब्लम को प्रॉब्लम नहीं माना जाता है, तो ये भी देखने को मिलेगा। तो दुनिया को मिलकर काम करने की जरूरत है इस पर्टिकुलर एरिया में। उसके चलते जीरो ड्राफ्ट ये पर्टिकुलर एक पेंडेमिक ट्रीटी सामने निकल कर आई, जिसमें WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बहुत बड़ा रोल प्ले किया गया। हेल्थ के बारे में जब बात करें तो बहुत सारे हमारे कंट्री के ऐसे राज्य हैं जहां पर प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में हेल्थ की सर्विस प्रोवाइड नहीं करा पाते हैं। तमिलनाडु, दिल्ली, कर्नाटका, केरला, गोवा, पंजाब, इवन यहाँ पर भी जो डॉक्टर से यहाँ पर पेशेंट का रेशो है वो अप टू द मार्क नहीं है। आप लोगों को देखने को मिलेगा ये बेस्ट की कैटेगरी में है, यहाँ पर जो बेस्ट है और जो वर्स है यहाँ पर आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो बेस्ट और वर्स में यहाँ पर आप लोगों को डिफरेंस नजर आ जाएगा कि पॉपुलेशन के हिसाब से कितने यहाँ पर डॉक्टर होने चाहिए। ठीक है, तो कहने की मतलब यहाँ पर यह है कि अगर देखा जाए तो एक सिस्टमेटिक वे में कितने पॉपुलेशन पर कितने डॉक्टर होने चाहिए। तो यहाँ पर बात करें तो आंध्र प्रदेश का जो रेशो है वो है 1:689। ठीक है, पर लेकिन यहाँ पर कई बार अगर बात करें तो तेलंगाना से बात करें तो आप लोगों को मिसलीडिंग है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द तेलंगाना डॉक्टर जो कंटिन्यू टू रजिस्टर कर रहे हैं आंध्र प्रदेश के अंदर में, तो इसकी वजह से यहाँ पर डेटा जो है वो कन्फ्यूजन में आ जाता है, क्योंकि तेलंगाना से आंध्र प्रदेश अलग हुआ था 2014 में और अब तक पैटर्न वो कुछ ऐसा चला हुआ नजर आएगा आप लोगों को, जिसकी वजह से ये सिस्टम यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, तो कहने का मतलब यहाँ पर ये कि जरूरत है और अच्छे लेवल पर काम करना। जैसे जर्मनी के अंदर में 4.3, इटली के अंदर में 4, स्पेन के अंदर में 3.9, ये देख सकते हैं। नंबर ऑफ मेडिकल डॉक्टर पर 1000 आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे। 1000 लोगों पर कितने डॉक्टर हैं यहाँ पर, और हमारे देश में कितने 0.8, यानी कि 1000 लोगों पर। तो 1000 लोगों पर कम से कम एटलीस्ट एक डॉक्टर तो होना चाहिए, पर हमारे देश में ये अभी इस तरीके से चीज़ें अवेलेबल नहीं है। इसके ऊपर काम करना जरूरी है। तो हेल्थ सेक्टर की बहुत सारी स्कीमें, नेशनल हेल्थ मिशन हो गया, आयुष्मान भारत हो गया, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ये सारे इनिशिएटिव जो है कहीं ना कहीं सरकार इनिशिएटिव जो स्टार्ट करती है हेल्थ सिस्टम को कैसे दुरुस्त बनाना है उसके ऊपर काम करने के लिए यहाँ पर। ठीक है, तो इससे रिलेटेड ये न्यूज़ थी। इस पर्टिकुलर न्यूज़ के ऊपर में आप लोगों को स्टार लगाना बनता है। क्यों? क्योंकि सिकल सेल जो डिजीज़ है इसके बारे में हमारे अब की बार बजट के अंदर भी इसके बारे में डिस्कशन किया गया। सिकल सेल डिजीज का मतलब बोल सकते हैं कि ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर जो कोज होता है रेड ब्लड सेल
टू बिकम मिस शेप, यानी कि जो उनकी प्रॉपर शेप होती है वो शेप इनकी चेंज हो जाती है, जिसकी वजह से ये बीमारी देखने को मिलती है, जिसको सिकल सेल डिसऑर्डर के नाम से आप लोग जानते हैं। सेल जो है वो अपने प्रॉपर टाइम से पहले ही उनकी जान जाने लगती है। सिकल सेल अनीमिया का नाम आप लोगों ने यहाँ पर सुना होगा। इसकी वजह से यहाँ पर एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन की आप लोगों को सिस्टम देखने को मिलेगा, यानी कि डिसफंक्शनल रेड सेल, जिसकी वजह से एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन हो जाता है, और इसकी वजह से ब्लॉकेट देखने को मिलता है जो ब्लड वेसल्स होते हैं, जिसकी वजह से पेन होता है, ऑर्गन डैमेज होते हुए नजर आते हैं। तो बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम सामने निकल कर यहाँ पर आती है, जिसके ऊपर काम करना जो है वो काफ़ी ज़्यादा जरूरी हो जाता है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन अगर आप लोगों से पूछा जाए तो आप लोगों के माइंड में इसको लेकर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि अक्सर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि इस पर्टिकुलर बीमारी को खत्म करने के लिए अभी सरकार के द्वारा इनिशिएटिव स्टार्ट किए गए। न्यूज़ में क्यों थी, तो ये क्वेश्चन याद रखेगा। बजट में ये बोला गया कि 2047 टारगेट, देखो कितना लंबा रखा गया है, ठीक है। इस बीमारी का इतना बड़ा अस्तित्व है कि इसको 2047 तक तो खत्म करने की बात यहाँ पर की गई है। तो इसलिए यहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था कि सरकार ने इसके ऊपर प्रॉपर टारगेट रखा है कि इसके ऊपर फोकस किया जाएगा, क्योंकि बहुत सारी ट्राइबल कम्युनिटी ये यहाँ पर इसकी प्रॉब्लम झेलती है। इवन स्टेट मध्य प्रदेश के अंदर में यहाँ पर इसके ऊपर फोकस करने के लिए प्रॉपर मिशन स्टार्ट किया गया, ताकि इस पर्टिकुलर बीमारी को कंट्रोल किया जा सके। तो ये खासकर महिलाओं में काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है, खासकर खून से रिलेटेड जब कमी के बारे में बात करते हैं। तो हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा एक कैंपेन लॉन्च किया गया है, जिसमें हाथी पाँव का नाम आप लोगों ने सुना होगा। एक मूवी है, उसका नाम है आई, ठीक है। तो उसमें बेसिकली आप लोगों को दिखाया गया कैसी कैसी बीमारियां होती हैं यहाँ पर। तो फ्लेरेसिस के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। तो इसके चलते यहाँ पर कई बार ये न्यूज़ में आता है, तो इसको कंप्लीट खत्म करने के लिए देश के अंदर में काम किया जा रहा है। फ्लेरेसिस पैरासाइट ये होता है जो कि मॉस्किटो की वजह से फैलता है। बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जो मच्छर की वजह से आप लोगों को फैलती हुई यहाँ पर नजर आती हैं, जिसकी वजह से ये बीमारियां यहाँ पर देखने को मिलने लगती हैं। तो इसका अगर बात करें, लार्ज स्केल ट्रीटमेंट है, ऑल एट रिस्क, जो यहाँ पर अगर बात करें आज के डेट में, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो ये चीज़ें जब फैलती है ना, तो सबसे ज़्यादा जरूरी है कि कैसे हम लोग सोल्यूशन निकाल सकते हैं। 6.7 बिलियन ट्रीटमेंट्स जो हैं वो डिलीवर किए गए 2000 से लेकर 2016 तक। 499 मिलियन जो लोग हैं नो लॉन्गर रिक्वायर्ड ट्रीटमेंट, यानी कि काम हो रहा है। प्रिवेंशन एंड क्योर की बात करें तो 97 मिलियन और 100 बिलियन के करीब यहाँ पर लाइफ टाइम इकोनॉमिक लॉस देखने को मिला, जिसकी वजह से यहाँ पर दिक्कतें हैं। तो ये ऐसी बीमारी है जिसके ऊपर काम करना है, और हेल्थ प्रॉब्लम है आज के डेट में 10 कंट्री के अंदर में ये ऐसी बीमारी। मच्छर जनित जो भी बीमारी होंगी गंदगी से फैलती हैं, और इसी के साथ में जरूरी है उनके ऊपर काम करना, और कहीं ना कहीं इनको नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज में भी काउंट किया जाता है, जो मैंने अभी आप लोगों से डिस्कस भी किया था। ये लिस्ट है जो इनके नाम याद रखेगा, नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज, जो कि अलग अलग रीजन की वजह से फैलती हुई देश के अंदर में नजर आती हैं। तो काम करना इसके ऊपर जरूरी है। इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग न्यूज आप लोगों के सामने यहाँ पर अभी बात की जा रही है H5N1 के बारे में, ठीक है। तो H5N1 जो है ये यहाँ पर अभी देखने को मिला, स्प्रेड होता हुआ नजर आया। तो एक तरीके से यहाँ पर इन्फ्लुएंजा, जिसके बारे में आप लोग याद रखिएगा, ये एवियन इन्फ्लुएंजा है, जिसकी वजह से यहाँ पर कई सारे लोगों की जान भी जाती हुई नजर आई। तो ये कई बार क्वेश्चन आप लोगों से पूछ ले आते हैं, तो यहाँ पर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। H5N1 इन्फ्लुएंजा के बारे में हम लोग यहाँ पर बातें कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एक तरीके से डिजीज है जो कि एवियन इन्फ्लुएंजा, जिसकी यहाँ पर टाइप ए वायरस की वजह से आप लोगों को यहाँ पर ये बीमारी देखने को मिलती है। वैसे अगर इनको और डिवीजन आप लोगों को करना है तो इन्फ्लुएंजा ए, इन्फ्लुएंजा बी, इन्फ्लुएंजा सी और इन्फ्लुएंजा डी की कैटेगरी में इनको यहाँ पर डिवाइड किया जाता है, और H1N5 या फिर H3N7 अलग अलग कैटेगरी में इनका डिवीजन किया जाता है यहाँ पर, ताकि इनको अंडरस्टैंड किया जा सके और इनके बारे में अवेयरनेस यहाँ पर फैलाई जा सके। तो ये एक तरीके से कहीं ना कहीं पक्षियों से रिलेटेड बीमारी में यहाँ पर ये कैटेगरी आप लोगों को देखने को मिलती है। अंगदान महादान, ये बात आप लोगों ने कई बार सुनी होगी, पर लेकिन 65 से ऊपर एज के लोगों को अंग जो है उसके बारे में अंग रिसीव करने का यहाँ पर बेसिकली प्रोविजन नहीं था। तो 65 ईयर की जो एज है उसको यहाँ पर अभी एंड कर दी है। तो यहाँ पर 65 कैप जो है रिसीविंग द ऑर्गन, जो यहाँ पर डेड डोनर, तो यहाँ पर उसको हटा दिया है, अभी वो भी यहाँ पर अचीव कर सकते हैं। रीजन क्या है? फंडामेंटल राइट है यार, हर एक इंसान को जिंदा रहने का अधिकार है, तो उनका अधिकार छीना जा रहा था, तो उसको अभी यहाँ पर वापस किया गया है। तो ये एक इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट की साइड से निकल कर आई, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की साइड से, ठीक है। तो याद रखिएगा, नेशनल ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन गाइडलाइन के बारे में जब बात करें तो 65 से ऊपर की एज के भी अब रिसीव कर सकते हैं ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के बारे में जब हम लोग बातें करते हैं। तो ये बेसिक है, इसके बारे में आप लोग समझ सकते हैं। ऑर्गन और जो टिश्यू रहते हैं उनके डोनेशन के बारे में जब बात करते हैं तो काफ़ी लार्ज स्केल पर दिक्कतें देखने को मिलती हैं।
अभी यहाँ पर उसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर देखा गया कहाँ कहाँ पर कितने क्या क्या डोनेशन है। तो यहाँ पर बेसिकली ट्रेंड क्या रहा ऑर्गन डोनेशन का, तो वो दिखाने की कोशिश की जा रही है अलग अलग टाइम ड्यूरेशन के अंदर में। अंगदान महादान बोला जाता है, अगर कभी मौका मिले तो हर एक इंसान को जो है वो ऑर्गन डोनेशन करना चाहिए, क्योंकि इंसान की धरती पे से जाने के बाद भी उसकी बॉडी का कोई ना कोई पार्ट जो है वो उस चीज़ को देख पाता है, तो ये अपने ही आप में एक सौभाग्य की बात है। इंटरनेशनल रिलेशन ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि टाइम टू टाइम इतना न्यूज़ में रहता है, कोई ना कोई कंट्री कुछ ना कुछ बदतमीजी करती रहती है, ठीक है। अभी यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिला चाइनीज जो स्पाई बैलून था यहाँ पर वो यूएसए के ऊपर गया और यूएसए ने उसको मार गिराया। बोला गया था कि ये सर्विलांस कर रहा है, इसकी वजह से यहाँ पर दिक्कतें देखने को मिलती है। वैसे सर्विलांस जो है आज की डेट में अलग अलग तरीके से किया जाता है, जैसे सैटेलाइट से किया जाता है यहाँ पर, ठीक है, ड्रोन से किया जाता है, कई बार ह्यूमन इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जाता है, साइबर भी यहाँ पर एक तरीका है सर्विलांस करने का। पर बैलून जो है वो यहाँ पर यूज़ किया जाता है कई बार कई सारी कंट्री के द्वारा, और दुनिया भर की देशों ने इसको यूज़ भी किया है। हीलियम रहती है इस पर्टिकुलर गुब्बारे के अंदर में, जो कि पूछी जा सकती है आप लोगों से, और यहाँ पर सोलर पैनल जो हैं वो इसको पावर प्रोवाइड कराते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर ये एक अच्छी डिस्टेंस पर रहकर भी यहाँ पर एनर्जी जो है सोलर पैनल से लेकर अपना काम यहाँ पर करता रहता है। तो चाइना ने यहाँ पर अभी ये गुब्बारा छोड़ा था, यूएसए ने इसको मार गिराया ये बोलकर कि ये स्पाई है और हमारे देश की इन्फॉर्मेशन चुराने आया है। तो सिक्योरिटी को एक तरीके से ध्यान में रखते हुए स्टेप उठाया गया। नेक्स्ट जो न्यूज़ है यहाँ पर ये इंडिया और मंगोलिया के रिलेशन के बारे में है। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा वियतनाम से रिलेटेड यहाँ पर न्यूज़ थी, हमारे देश से रिलेटेड यहाँ पर न्यूज़ पूछी गई, तो मंगोलिया से रिलेटेड भी यहाँ पर आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जिस तरीके से प्रीलिम्स के अंदर में क्वेश्चन बनते हैं। क्यों है न्यूज़ में 11th इंडिया मंगोलिया जॉइंट वर्किंग ग्रुप की जो मीटिंग है वो रिसेंटली अभी दिल्ली के अंदर में देखने को मिली, जिसकी वजह से ये न्यूज़ में आया था। इंडिया और मंगोलिया रिलेशनशिप के बारे में अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि दोनों बुद्धिज़्म के नाम पर एक दूसरे के नाम पे एक दूसरे के साथ में आप लोगों को कनेक्टेड नजर आएंगे। मंगोलिया के बारे में बात करें तो ये थर्ड नेबर के तरीके से देखा जाता है, एक तरीके से मंगोलिया रिगार्डेड इंडिया थर्ड नेबर, ठीक है, अलोंग विद द यूएसए और जापान के। डिप्लोमेटिक टाइप जो है काफ़ी पुरानी है, 1955 से यहाँ पर चली हुई आ रही है, और स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप में हम लोग इसको कन्वर्ट कर चुके हैं। बायलैटरल ट्रेड अच्छा खासा यहाँ पर अगर बात करें 35 नहीं, अच्छा खासा नहीं मतलब, ठीक है मुझे लगा बिलियन में 35 मिलियन का आप लोगों को देखने को मिलेगा, जबकि बात करें यहाँ पर अगर 2019 में 38 के करीब था, थोड़ा सा डाउन हो गया कोविड-19 के टाइम पर, मुझे लगा बिलियन में चल रही है बातें, पर मंगोलिया तो अलग ही हो गया पैटर्न में, ठीक है। इंडिया और मंगोलिया का एग्रीमेंट है कल्चर कोऑपरेशन को लेकर यहाँ पर। इसी के साथ में एक्सरसाइज है जो इंपॉर्टेंट है, जो याद रखते हैं, और ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है नोमैडिक डिफेंस एक्सरसाइज के बारे में, ठीक है। बोथ आर द पार्ट ऑफ बिस्केक डिक्लेरेशन, जो कि यहाँ पर स्नो लेपर्ड को लेकर है, तो उसका दोनों पार्ट भी आप लोगों को देखने को मिलते हैं। अगर कल को आप लोगों से मैप बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाने लगे मंगोलिया के बारे में, तो ये एक लैंडलॉक कंट्री है, यानी कि हर तरफ से ये लैंड से घिरी हुई कंट्री आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। इंपॉर्टेंट बात क्या है यहाँ पर, ये याद रखिएगा कि दुनिया में फर्स्ट लैंडलॉक कंट्री जो सबसे बड़ी लैंड से ऑक्युपाई होती है उसका नाम आप लोगों को पता होना चाहिए, और सेकंड नंबर पर कौन सी है पहले नंबर पर आप लोगों को देखने को मिलेगी वो है कजाकिस्तान, सबसे बड़ी। दुनिया में आज की डेट में अगर बात करें कितनी लैंडलॉक कंट्री हैं, तो आप लोगों से पूछा जा सकता है, तो बताइए चलिए। पहले नंबर पर है कजाकिस्तान, दूसरे नंबर पर है यहाँ पर मंगोलिया, लैंडलॉक कंट्री के बारे में अगर बात करें, ठीक है, ये आप लोग याद रखते हैं। इसको यहाँ पर कंट्री को आप लोग यहाँ पर बेसिकली लैंड ऑफ इटरनल ब्लू स्काई के नाम से, या फिर लैंड ऑफ जो हाउस है उसके नाम से भी यहाँ पर इसको जाना जाता है, लैंड ऑफ द हाउस, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। गोबी डेजर्ट आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, और इसी के साथ में अल्ताई माउंटेन भी आप लोगों को इस रीजन में देखने को मिलता है। तो यानी कि आप लोगों से बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के तौर पर जियोग्राफिकल लोकेशन से रिलेटेड भी क्वेश्चन स्टेटमेंट देकर पूछे जाते हैं, कंफ्यूज मत होना। नेक्स्ट जो न्यूज़ है यहाँ पर इंडिया और आसियान की, यहाँ पर ये 2023 का ये थर्ड आसियान डिजिटल मिनिस्ट्री, ये अभी यहाँ पर कॉन्फ्रेंस आप लोगों को मीटिंग देखने को मिली। तो इससे क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन जाता है, G20 के बारे में आप लोगों से यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है, तो आसियान के बारे में क्वेश्चन पूछने में कोई दर्द उनके पेट में नहीं होगा, आसानी से पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आसियान कंट्री के अंदर में टोटल 10 मेंबर आप लोगों को देखने को मिलते हैं। आसियान इसलिए भी रिसेंटली अभी न्यूज़ में है क्योंकि म्यांमार जो है वहाँ पर अभी मिलिट्री रूल आप लोगों को देखने को मिल रहा है, उसकी वजह से भी ये न्यूज़ में है। आसियान कंट्री का एक बेसिक थीम था कि जैसे यूरोपियन यूनियन है ऐसे ही हम भी यार अपना एक यूनियन बनाएंगे,
पर लेकिन लग नहीं रहा है कि इनका वो सपना जो है वो साकार होगा जैसा माहौल अभी बना हुआ है। 8 अगस्त 1967 में बैंकॉक थाईलैंड के अंदर में यहाँ पर इसको स्टार्ट किया गया। आसियान डिक्लेरेशन, यहाँ पर इसको बैंकॉक डिक्लेरेशन के नाम से भी हम लोग जानते हैं। इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपीन, सिंगापुर, थाईलैंड ये वो देश हैं जिसने मिलकर इसको स्टार्ट किया था। यानी कि 5 जो देश थे, यहाँ पर 5 पांडव आए थे जिनके द्वारा इसको स्टार्ट किया गया। फिर बर्नोई 1984 में, वियतनाम 1995 में, लाओस और म्यांमार 1997 में और कंबोडिया 1999 में। यानी कि आप लोगों को याद रखना है एटलीस्ट म्यांमार और लाओस जो है वो कब ऐड हुए थे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन सकता है। हम लोग अभी बात करें यहाँ पर इसके साथ में डिजिटल यानी कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी कैसे हम लोग मिलकर साथ कर सकते हैं, कोलैबोरेट कर सकते हैं। इंडिया और आसियान इस फील्ड में काम कर रहे हैं। आसियान के साथ में कुछ बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन अगर जानेंगे तो काफ़ी पुराना याराना है। 1996 से लेकर बात करें तो आसियान रीजनल फोरम बनाया गया। 2002 में एनुअल समिट लेवल की मीटिंग आप लोगों को देखने को मिली। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट गुड्स में यहाँ पर 2009 में स्टार्ट हो गया, क्योंकि सर्विसेज तो हमारी बहुत ताकतवर है, दूसरे की जरूरत नहीं है। 2012 में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप यहाँ पर साइन की गई। 2014 में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यहाँ पर देखने को मिला। 2014 में फिर एक्ट ईस्ट पॉलिसी आई, जो कि पहले लुक ईस्ट पॉलिसी के नाम से जानी जाती थी। और इसी के साथ में इंडिया आसियान सेलिब्रेट करें 25th ईयर ऑफ पार्टनरशिप यहाँ पर 2018 में। इसी के साथ में यहाँ पर इंटरेस्टिंग ये काफ़ी क्वेश्चन बन जाता है। आसियान कंट्री को हम लोगों ने चीफ गेस्ट के तौर पर बुलाया था, आप लोग याद रखिएगा ये क्वेश्चन बनता है, ठीक है। 26 जनवरी 2018 में। 2022 में आसियान इंडिया फ्रेंडशिप ईयर के तौर पर सेलिब्रेट किया गया, जब 30 साल यहाँ पर रिलेशनशिप के वो है कंप्लीट होते हुए यहाँ पर नजर आए, तो उसके स्टेब्लिशमेंट के उपलक्ष्य में ये यहाँ पर एक इनिशिएटिव था। तो डायरेक्ट क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं है, ठीक है। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है यहाँ पर, जो कि बहुत ज़्यादा न्यूज़ बनी यहाँ पर, आप लोग याद रखिएगा। वर्ल्ड बैंक के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी जिनका नाम था अजय बंगा, उनको नॉमिनेट किया गया किसके द्वारा, जो बाइडेन साहब के द्वारा, वर्ल्ड बैंक के हेड के तौर पर। तो इसके चलते वर्ल्ड बैंक भी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में आ गया था। वर्ल्ड बैंक के बारे में कुछ बातें आप लोगों को याद रखनी है। सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर यह कि इसके द्वारा जो रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है वो पता होना चाहिए। तो ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो कि अब स्टॉप हो चुकी है पब्लिश होनी, और ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट, ये वर्ल्ड बैंक ही प्रस्तुत करता है। ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस मैंने आप लोगों को बताया था, IMF और वर्ल्ड बैंक जो है एक साथ में क्रिएट किए गए। 189 मेंबर आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे और हेडक्वार्टर वॉशिंगटन DC में है। इसके वैसे 5 इंस्टीट्यूशन भी हैं, अगर बात करें वर्ल्ड बैंक ग्रुप के अंदर में आप लोगों को देखने को मिलेंगे। इसमें दुनिया कितना कितना पैसा देती है उसके बेस पर इसकी शेयर होल्डिंग होती है। USA और जापान इसमें टॉप पर है, फिर जर्मनी, फिर UK, फिर आप लोगों को फ्रांस देखने को मिलेगा। बाकी बचे कुचे में दुनिया हो गई, यानी कि इसी का कंट्रोल है, इसीलिए यहाँ पर US से प्रेसिडेंट डिसाइड करता हुआ आप लोगों को देखने को मिलता है इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में। इसके जो 5 इंस्टीट्यूशन है उसके बारे में कई बार क्वेश्चन पूछ ले आते हैं। एक तो है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, दूसरा है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, नेक्स्ट है यहाँ पर इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, नेक्स्ट है यहाँ पर मल्टी जो एक तरीके से लेटरल गारंटी एजेंसी जिसको मीगा भी बोलते हैं। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है कि इंडिया किस किस का मेंबर है यहाँ पर, तो इन चारों का मेंबर जो है वो हमारा देश है, पर लेकिन 5वें का मेंबर जो है हमारा देश नहीं है। क्यों? इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट, यानी कि कोई लड़ाई होती है तो ये इसका सोल्यूशन निकालेंगे। हम लोग बोलते हैं हमारे देश में बहुत सारे ट्रिब्यूनल है, बहुत सारे कोर्ट हैं हमारे देश में, उसका सोल्यूशन हम लोग अपने ऊपर अपने द्वारा निकाल सकते हैं, तुम्हारी कोई जरूरत हम लोगों को नहीं है। तो इसके चलते ये न्यूज़ में था, ठीक है दोस्तों। ये एक ऐसा सेक्शन है जिसमें कई सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आप लोग की निकल कर आती है, तो जो भी प्रेजेंट टाइम पर न्यूज़ में था उसके बारे में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, रिसेंटली अभी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में देखने को मिल रहा है जब हम लोग बात करते हैं स्टार्टअप के बारे में, बिजनेस के बारे में। SISFS यानी कि स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम आप लोगों को देखने को मिलती है। ये आज की स्कीम नहीं है, 2000 आप लोगों को 21 में स्टार्ट की गई 16 जनवरी को, जिसमें डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड ने बोला कि यार एक सपोर्ट प्रोवाइड कराएंगे जो भी नया बिजनेस स्टार्ट कर रहा है। तो इसमें यहाँ पर एक नोडल एजेंसी कौन होगी? DPIIT। एक तो यही क्वेश्चन बनता है कि कौन इसको इंप्लीमेंट करने वाली है। इसी के साथ में एक्सपर्ट एडवाइजरी, गवर्नमेंट की साइड से यहाँ पर इंडस्ट्री के एक्सपर्ट जो हैं वो सपोर्ट प्रोवाइड कराएंगे स्टार्टअप को। इसी के साथ में यहाँ पर गवर्नमेंट जो है वो यहाँ पर कहीं ना कहीं ऑपरेशनल सपोर्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा, असिस्टेंस प्रोवाइड कराएगी जो भी यहाँ पर इसमें आ रहे हैं। और इसी के साथ में यहाँ पर लगभग एक तरीके से बोल सकते हैं कि इनकॉर्पोरेट किया जाएगा लेस देन 2 ईयर एगो, जो भी यहाँ पर एक तरीके से स्टार्ट हो चुका है उसको साथ में लेकर चला जाएगा। आप लोग ये बोल सकते हैं कि अच्छे लेवल पर काम करने की कोशिश की जा रही है देश के अंदर में स्टार्टअप कल्चर को डेवलप करने के लिए।
हमारे देश के अंदर में स्टार्टअप इंडिया स्कीम आज की नहीं है, 2016 से लॉन्च की गई थी और उसका रिजल्ट अभी देश के अंदर में देखने को मिल रहा है। स्टार्टअप इकोसिस्टम में अगर बात करें, दुनिया में तीसरे नंबर पर आ गए हैं फिलहाल हम लोग। 12 से 15% का ग्रोथ देखने को मिल रहा है ईयर ऑन ईयर। ये बहुत बड़ी बात आप लोगों को देखने को मिलेगी। इसी के साथ में बेंगलुरु जो है रिसेंटली अभी हब के तौर पर यहाँ पर डिक्रिएट किया गया कि बेंगलुरु जो है वो हब है 2019 में, ठीक है। इंडिया की रैंक जो थी फास्टेस्ट जो आप लोगों को देखने को मिलेगा ग्रोइंग स्टार्टअप सिटी में थी यहाँ पर, अगर बात करें यहाँ पर अभी रिसेंटली बेंगलुरु के अंदर में। और हम लोग बहुत ही शानदार तरीके से आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पर। ग्लोबल और डोमेस्टिक फंडिंग इन्वेस्टमेंट भी देश के अंदर में आ रहा है, इसीलिए कई सारी स्कीम है इस पर्टिकुलर पर्पज के लिए। आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल प्लेटफॉर्म स्टार्टअप इंडिया, जो यहाँ पर स्टार्टअप जो ग्रांड चैलेंज हो गया, अटल इनोवेशन मिशन हो गया, प्रोजेक्ट चुनौती हो गया, ये सारी की सारी स्कीम जो है इसी फील्ड से लॉन्च की गई है। और रैंकिंग जब तैयार की जाती है तो आप लोगों को देखने को मिलता है कई सारे राज्य ऐसे ऐसे टॉप पर हैं, जैसे गुजरात टॉप पर था अभी, ठीक है। गुजरात और कर्नाटक टॉप पर हैं, ठीक है। केरला और महाराष्ट्र, उड़ीसा, ये इसकी रैंकिंग आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो स्टार्टअप को आगे बढ़ाने के चक्कर में ये इससे ऐसी रैंकिंग तैयार कर दी गई है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कंपटीशन जो है सबके बीच में देखने को मिले। तो बेसिक है पर इंपॉर्टेंट है। अपने ही आप में बहुत बड़ी न्यूज़ सामने निकल कर आई कि जीएसटी काउंसिल के द्वारा अभी यहाँ पर बात की जा रही है ट्रिब्यूनल क्रिएट करने की। कोई भी अगर मैटर होता है जीएसटी से रिलेटेड तो वो कोर्ट के अंदर में जाता है, जिसकी वजह से काफ़ी लंबा टाइम लगता है और बहुत सारे इश्यूज देखने को मिलते हैं। अभी यहाँ पर जीएसटी ट्रिब्यूनल की बात की जा रही है, तो यहाँ पर इसके चलते अभी यहाँ पर इसके अंदर में चेंज किया जाएगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल वो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा विद द स्टेट बेंच। ये लोअर पैनल जो है एक तरीके से अप्रूव करेगा लोअर पैनल जो चार्जेस हैं, रेट जो यहाँ पर क्या क्या चेंजेस हैं। इसी के साथ में टैक्स इवेजन कहीं पर हो रहा है तो उसके ऊपर ध्यान दिया जाएगा। तो बहुत सारी कंप्लेन है अलग अलग रीजन में जो यहाँ पर पड़ी रहती हैं, तो उसको ध्यान में रख के चला जाएगा। सबसे बड़ी बात क्या है, हमारे देश के अंदर में जीएसटी यानी कि एक इनडायरेक्ट टैक्स है जो कि फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया था 2014 के अंदर में। 122वां ये संविधान में संशोधन लाने का बिल लेकर आया गया था। 2016 में इसको पास किया गया और 101वां कन्यादान हुआ यहाँ पर बोल सकते हैं आप लोग, जो कि अमेंडमेंट करके इसको हमारे देश के अंदर लाया गया। 3 पर्टिकुलर यहाँ पर जीएसटी, सेंट्रल जीएसटी, स्टेट जीएसटी और इंटीग्रेटेड जीएसटी देखने को मिलते हैं। इसके लिए यहाँ पर आप लोग समझ सकते हैं आर्टिकल 246 स्टेट को पावर रहती है यहाँ पर, तो उसके चलते ये हुआ। आर्टिकल 279 जीएसटी काउंसिल के बारे में बात की गई और फाइनेंस मिनिस्टर जो हैं वो चेयरपर्सन यहाँ पर बनाए गए। तो याद रखिएगा जीएसटी काउंसिल के चेयरपर्सन कौन रहते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर रहते हैं। सेंटर के पास में 1/3 और स्टेट के पास में 2/3 वोटिंग पावर है, यानी कि स्टेट को यहाँ पर पावर ज़्यादा दी गई है। इसलिए बोलते हैं कि ये फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट ही फॉलो करता हुआ यहाँ पर नजर आता है। और वैसे भी अगर बात करें जिसकी सेंटर में गवर्नमेंट होगी मैक्सिमम स्टेट में उसी की गवर्नमेंट होगी, तो एक तरीके से यहाँ पर पॉजिटिव एज भी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाती है। तो ये भी आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। तो डायरेक्ट क्वेश्चन कई बार बनते हैं, कन्फ्यूजन आप लोगों को इसके बारे में नहीं होना चाहिए। देश के अंदर में भी यहाँ पर काफ़ी एक बड़ा एक अनाउंसमेंट किया गया कि वोस्त्रो अकाउंट जो है वो खोले जाएंगे ताकि ट्रेड को जो है वो अच्छे लेवल पर लेकर चला जा सके। तो 2 शब्द हैं यहाँ पर, नोस्त्रो एंड वोस्त्रो। तो सबसे पहले तो इनका मीनिंग आप लोगों को पता होना चाहिए। नोस्त्रो का मतलब होता है कि हमारा, यानी कि जैसे मैं बोलूँ नोस्त्रो तो इसका मतलब मेरा यानी कि हमारा। वोस्त्रो का मतलब होता है यानी कि तुम्हारा, यानी कि योर्स। तो सबसे पहले ये शब्द आप लोगों के माइंड में यहाँ पर क्लियर होने चाहिए। और वोस्त्रो एंड नोस्त्रो अकाउंट को समझने के लिए यहाँ पर ये पिक्चर जो है काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन कर रही है। जैसे कि मान लीजिए रसिया के साथ में हमारा जो है व्यापार होता है, रसिया या फिर यूएसए का नाम ले लीजिए, यूएसए के साथ में हमारा व्यापार होता है। हमारा देश है, हमारे देश के अंदर में एक बैंक है जिसका नाम है आईसीआईसीआई, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हमारा कोई पर्टिकुलर पर्सन जो है वो व्यापार करना चाहता है यूएसए के साथ में, तो आप लोगों को पता है कि हम लोग यूएसए के साथ में जब व्यापार करेंगे तो एक तरीके से उसकी करेंसी होगी और हमारी करेंसी होगी, उसमें व्यापार हम लोग करेंगे। तो यानी कि हम लोग नहीं चाहते कि कोई इंटरनेशनल करेंसी जो है वो इस्तेमाल की जा सके। वैसे कि डॉलर इसका इंटरनेशनल करेंसी है, पर लेकिन फिर भी उदाहरण के तौर पर लेते हैं। वैसे रसिया लोगे तो रूबल आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अभी सोचो हमारे द्वारा एक अकाउंट खोल दिया गया इनके बैंक में ताकि हम लोग अपना व्यापार कर सकें। तो जो हम लोग अपनी तरफ से यहाँ पर अकाउंट खोल रहे हैं, तो हमारी तरफ से ये अकाउंट खोला गया इनके बैंक में, तो ये क्या हो गया, ये हमारा नोस्त्रो अकाउंट हो गया, क्योंकि हमारा है, हम लोग अपना व्यापार करना चाहते हैं यहाँ पर, इनके यहाँ पर पैसा उस अकाउंट में आएगा, तो वो एक तरीका नोस्त्रो अकाउंट हो गया। पर लेकिन इसी में जो हमारा अकाउंट खुला हुआ है वो क्योंकि हमारा है, तो यहाँ पर इनके लिए, लोगों के लिए ये वोस्त्रो अकाउंट हो गया। यानी कि हमारा ही अकाउंट अगर हम लोग अपनी साइड से देखेंगे तो हम लोग उसको बोलेंगे ये नोस्त्रो है क्योंकि हमारा है, पर ये अगर सेम अकाउंट को ये अपनी साइड से देखेंगे तो ये वोस्त्रो है यानी कि तुम्हारा ही हमको बोलेंगे, ठीक है। सेम अगर बात करें, ये अपना अकाउंट अगर हमारे यहाँ पर खोलते हैं तो इनके लिए वो नोस्त्रो अकाउंट है, पर लेकिन हमारे लिए वो क्या हो गया, वोस्त्रो अकाउंट है क्योंकि इनका अकाउंट है।
तो अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बोला है कि अपना वोस्ट्रो अकाउंट जो है आप लोग हमारे देश में आकर खोल सकते हो। तो इनका ये हो गया वोस्ट्रो अकाउंट, यानी कि एक तरीके से इनका वोस्ट्रो अकाउंट है, क्योंकि हम लोग अपनी तरफ से देख रहे हैं तो हम लोग बोल रहे हैं कि आ जाओ भाई वोस्ट्रो अकाउंट खोल लो। पर लेकिन इनके लिए क्या हो गया, इनके लिए तो ये नोस्ट्रो हो गया, क्योंकि ये इनका अकाउंट है। यानी कि इनकी तरफ से अगर देखेंगे, वो नहीं कहते कि मेरी तरफ से देखो, मेरे पैरों में जूते, मेरे पैर के जूते पहन के देखो तो तुमको सारी चीज़ समझ में आएगी। वही वाली बातें आप लोग यहाँ पर बोल सकते हो, ठीक है। अब बैंक ऑफ इंडिया जो है बैंक ऑफ अमेरिका के अंदर में जो अकाउंट खोल रहे हैं मान लो नोस्ट्रो है, ऐसे ही बैंक ऑफ जापान वाले बैंक ऑफ अमेरिका के अंदर खोल रहे हैं क्योंकि नोस्ट्रो है। तो यानी कि ये दोनों अपने अपने अकाउंट खोल रहे हैं, तो यहाँ पर जो अपना अकाउंट खोल रहा है उसको नोस्ट्रो अकाउंट आप लोग बोलते हो, ऐसे आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं, ठीक है। पर लेकिन अगर बैंक ऑफ अमेरिका के हिसाब से देखेंगे तो उसके लिए ये दोनों के अकाउंट जो है वो वोस्ट्रो अकाउंट हो गए उसकी साइड से, जब हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो यानी कि हमारा अकाउंट जो है हम लोग उसको नोस्ट्रो बोलते हैं, और जो उसकी साइड से देखें जहाँ पर खोलें वो इसको बोलेंगे वोस्ट्रो है, यानी कि तुम्हारा अकाउंट है। तो ये अभी यहाँ पर ओपन करने की बात की गई, जिसकी वजह से ये न्यूज़ में आ गया था। जैसे यहाँ पर एक तरीके से ट्रांजेक्शन आसानी से हो सके तो उसके ऊपर ये फोकस रहता है, इसलिए ऐसे अकाउंट यहाँ पर खोले जाते हैं, ठीक है। तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। इंपॉर्टेंट सेक्शन है, खासकर प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ से अगर मैं बात करूं, इन्वायरमेंट और वाइल्ड लाइफ, इससे रिलेटेड कई बार आप लोग ये क्वेश्चन भी यहां पर बनते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो हम लोग यहां पर कवर करेंगे। दोस्तों, इंडिया, यूएई और फ्रांस के द्वारा ट्राइलेटरल क्लीन एनर्जी काउंटर पेंडेमिक स्टेप के बारे में यहाँ पर बात की गई, यानी कि मिलकर हम लोग यहाँ पर काम करने वाले हैं इन्वायरमेंट को ध्यान में रखने के लिए। तो इंडिया, फ्रांस और यूएई, तो तीनों के नाम आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। एक ट्राइलेटरल एग्रीमेंट के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है ताकि चीज़ों को जो है वो सुधारा जा सके। वैसे अगर बात करें हम लोग यहाँ पर, जैसे कि अगर बात करें फ्रांस के साथ में, तो हम लोग जैसे एक्साइज शक्ति वरुणा, ये एक्साइज गरुड़ा यहाँ पर देखने को मिलती है। ऐसे यूएई के साथ में हमारी I2U2 ये ग्रुपिंग भी आप लोगों को देखने को मिलती है, और कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप भी है यहाँ पर। यूएई जो है वो सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर डेस्टिनेशन भी कई बार रहता है आफ्टर यूएसए। यूएई जो है वो सेकंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर भी था 2011 के अंदर में। डेजर्ट ईगल सेकंड जो जॉइंट कम्बैक्ट एक्सरसाइज थी यहाँ पर इंडिया और जो बेसिकली यूएई के बीच में, ये भी आप लोग समझ सकते हैं। ऐसे ही फ्रांस के बारे में यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी गई है। फ्रांस एग्री हुआ है पार्ट होने के लिए विजन मिशन जो कि शेड्यूल है 2025 में, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से यहाँ पर बन सकता है। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, डाउट नहीं रखना। आप लोगों ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में सुना है कि यहाँ पर अंडर वाटर जो है पोल्यूशन के बारे में बात की जाती है। तो इसके चलते यहाँ पर बात की जा रही है कि अंडर वाटर नॉइस एमिशन, उसको ध्यान में रखते हुए अभी यहाँ पर कुछ स्टडी लाई गई सामने। तो उन स्टडी से यहाँ पर क्या पता चला कि आज की डेट में जो पानी के अंदर में जो जहाज चलते हैं उसकी वजह से जो खासकर जो जीव जंतु पानी के अंदर रहते हैं उनकी ज़िंदगी जो है वो बड़ी ही बदतर हो गई है। तो इसके चलते कई सारे ग्लोबल इनिशिएटिव है, हालांकि जैसे ग्लोबल प्रोग्राम ऑफ एक्शन यहाँ पर, इसी के साथ में मार्पोल कन्वेंशन है 1973 का, लंदन कन्वेंशन 1972 का, इंडियन इनिशिएटिव फॉर सेफगार्ड ऑफ मैरीन इकोसिस्टम, तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, कोस्टल रेगुलेशन जोन है, सेंटर फॉर मैरीन लिविंग रिसोर्सेज इकोलॉजी के बारे में बात करें तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसके ऊपर हम लोग फोकस देकर चल सकते हैं। कल को चलकर अगर आप लोगों से कोई क्वेश्चन पूछ ले तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन भी आप लोगों से यहाँ पर बन सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, बेसिकली कई सारी मछलियाँ जो हैं वो जंगल में रहती है अपनी लाइफ को, सॉरी जंगल में बोल रहा पानी के अंदर में रहती है, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रही होती है, पर लेकिन जैसे जहाँ जाते हैं वहाँ पर उनकी ज़िंदगी में इंटरफेयर कर देते हैं। तो उसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम यहाँ पर देखने को मिलती है। कई बार अपना रास्ता भूल जाती है, अपना शिकार पकड़ रही होती है, वो छूट जाता है उनके हाथ से। इसकी वजह से कई बार प्रॉब्लम यहाँ पर निकल कर आती है। ओलिव रेडली टर्टल, इसी के साथ में कई सारी फिश जो हैं वो यहाँ पर प्रॉब्लम फेस करती हुई नजर आई। ये यहाँ पर इसके बारे में बोला जाता है, जो रिपोर्ट अभी प्रस्तुत यहाँ पर की गई, तो इसकी वजह से ये न्यूज़ में था। कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है यहाँ पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी से, इक्का दुक्का न्यूज़ आप लोगों को देखने को मिलेगी इंपॉर्टेंट, जो कि कई बार न्यूज़ में रहती है। इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर स्टार लगा लेना, कई बार यहाँ पर ये न्यूज़ में आता है प्रोजेक्ट नेत्रा के बारे में। आज की डेट में इतने सारे सैटेलाइट हम लोग लॉन्च करते हैं स्पेस में जिसकी कुछ हद नहीं है। अगर बात करें तो स्पेस में ये सैटेलाइट काम करते हैं 10-20 सालों के बाद में, उसके बाद में ये जंक बनकर वहीं पर घूमने लगते हैं और पृथ्वी को ऐसे घेर चुके हैं चारों तरफ से। बोल रहा है कि आने वाले टाइम पे पृथ्वी के ऊपर सूरज की रोशनी आने में भी सोचेगी, इतना ज़्यादा यहाँ पर ये आज की डेट में घेर चुके हैं। तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा यहाँ पर बोला गया कि अभी रिसेंटली यहाँ पर स्पेस डिब्री जो है उसके ऊपर काम करने की यहाँ पर बात की जा रही है। अभी जो इंपॉर्टेंट मुद्दा है यहाँ पर हमारे देश का प्रोजेक्ट नेत्रा है, इसके ऊपर ध्यान रखने के लिए कैसे हम लोग इसको कंट्रोल कर सकते हैं, और सिस्टम फॉर सेफ एंड सस्टेनेबल मैनेजमेंट के बारे में यहाँ पर बात करते हैं कि स्पेस डिब्रीज को कैसे खत्म करना है।
जैसे प्रोजेक्ट नेत्रा है यहाँ पर, ये याद रखिएगा, ये कहीं ना कहीं एक ऐसा सिस्टम है जो कि यहाँ पर इसको सुधारने के ऊपर काम कर रहा है। और यहाँ पर ये स्पेस की डिब्री अगर हम लोग कंट्रोल नहीं कर पाए तो ये आने वाले टाइम पे हमारे जो प्रोजेक्ट लॉन्च होंगे उसको भी नुकसान पहुंचा सकती है। आप लोगों को पता है कि कई सारे प्रोजेक्ट जो है लॉन्च होते हैं यहाँ पर, उनसे पुराने प्रोजेक्ट टकराने के डर भी रहते हैं, तो ये डिब्री वहीं पर ही घूमती रहती है। तो उसके ऊपर ये प्रोजेक्ट हमारे देश का है और अलग अलग कंट्री ने यहाँ पर ऑलरेडी इससे रिलेटेड प्रोजेक्ट लॉन्च भी कर रखे हैं, तो ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। निसार बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, याद रखिएगा। ये इंडिया जो बेसिकली और इसी के साथ में नासा यानी कि यूएसए का मिलके सिंथेटिक अपर्चर रडार एक सिस्टम है जो लॉन्च करने जा रहा है नासा और इसरो। ये यहाँ पर लगभग 12 डेज का एक तरीके से बात की जा रही है यहाँ पर 12 डेज ओवर, जो यहाँ पर एक तरीके से ना जो ये ग्लोबल एवरी 12 डेज यहाँ पर क्या करेगा 3 साल तक चीज़ों को स्कैन करेगा, चेक करेगा, अर्थ पे क्या क्या डिजास्टर मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर, कई सारे एरिया में यहाँ पर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराएगा। तो बहुत ही प्यारा एक अच्छा प्रोजेक्ट दोनों कंट्री के बीच में आप लोग बोल सकते हैं, नासा और इसरो मिलकर इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। तो निसार प्रोजेक्ट के बारे में डायरेक्ट पूछ रहे हैं, तो ये आप लोग इसके बारे में याद रख सकते हैं। कौन कौन क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशन देगा इस प्रोजेक्ट के अंदर में, ये आप लोगों के सामने है, जो कि आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पर डायरेक्ट आप लोगों से क्वेश्चन बनेगा यहाँ पर, ठीक है। तो बेसिक इंफॉर्मेशन है, इसके बारे में याद रख सकते हैं आप लोग। इसरो के द्वारा SSLV-D2 लॉन्च के बारे में बात की गई, जो कि यहाँ पर एक तरह का मिनी व्हीकल बोला जा रहा है सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए। इसको बोलते हैं यहाँ पर स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जिसकी वजह से यहाँ पर ये न्यूज में था 3 स्टेज यहाँ पर ये सिस्टम है। सबसे बड़ी बात क्या है कि लोवेस्ट यहाँ पर कॉस्ट आ रही है चीज़ों को लॉन्च करने की। यहाँ पर हमारे देश के अंदर में अलग अलग प्रोजेक्ट जो है वो आसानी से हम लोग लॉन्च कर सकते हैं यहाँ पर, तो ऐसे प्रोजेक्ट यहाँ पर लॉन्च किए जा रहे हैं। अगर व्हीकल के बारे में बात करें तो SLV-3 था यहाँ पर, ASLV था यहाँ पर, PSLV XL, GSLV था यहाँ पर और GSLV Mark 3 जिसको बाहुबली भी आप लोग बोलते हैं। कौन सा कितनी स्टेज है, यहाँ से क्वेश्चन आप लोग कई बार बन जाते हैं, तो इसको आप लोग थोड़ा सा याद रखिएगा। अगर क्वेश्चन पूछा है तो कंफ्यूजन आप लोगों को इसको लेकर नहीं होना चाहिए, तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है। LED के बारे में आप लोगों ने सुना है लाइट एमिटिंग डायोड पर, लेकिन माइक्रो LED के बारे में बात की जा रही है। माइक्रो LED अभी एप्पल ने अपनी डिवाइस में लाने की बात की जा रही है और इतनी छोटी होगी जिसकी कुछ हद नहीं है, पर लेकिन फायदा इतना पहुंचाएगी बहुत ही शानदार स्केल पर हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, इसके भी कुछ पहलू हैं। यानी कि अगर बात करें तो इसका बैटरी जो यहाँ पर बिजली खाना है वो काफ़ी ज़्यादा है, पर लेकिन क्वालिटी उतनी अच्छी दे रही है यहाँ पर, तो इसके चलते ये न्यूज़ में आ चुके हैं। यहाँ पर एक ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड आप लोगों को देखने को मिलता है, पर लेकिन यहाँ पर हम लोग बात करें माइक्रो LED के बारे में। वैसे OLED भी होती है यहाँ पर, तो इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन आप लोग याद रख सकते हैं। ये अभी एप्पल ने बोला है अपनी डिवाइस में इस्तेमाल करेंगे। बेसिक डिफरेंस क्या है यहाँ पर, छोटे छोटे 2-4 डिफरेंस आप लोगों के सामने हैं, तो यहाँ पर याद रख सकते हैं इसके बारे में अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो, ठीक है। पर इतना जरूर याद रखेंगे यहाँ पर कि कौन कौन किस तरीके से एक रियल टाइम में जो क्या काम करता है, क्या रेस्पॉन्स आता है, वो फास्ट है इसका, जिसके चलते यहाँ पर इसको अप्रिशिएट भी किया जा रहा है। पर लेकिन एनर्जी कंजप्शन को कैसे कंट्रोल करेंगे, जो कि अग्नि कहते कि आज की डेट की सबसे बड़ी जरूरत है। इंपॉर्टेंट न्यूज़ है यहाँ पर, इंडिया और UPI सिंगापुर के द्वारा साइन किया गया यहाँ पर पे नाउ के जो सिंगापुर का है इंटीग्रेटेड, ताकि मिलकर काम कर सके और सबको फायदा यहाँ पर पहुंचा सके। सिंगापुर फर्स्ट कंट्री बन गई है क्रॉस बॉर्डर जो यहाँ पर P2P यानी कि पर्सन टू पर्सन पेमेंट सिस्टम जो लॉन्च करने वाली सिंगापुर जो है वो यहाँ पर सिस्टम लॉन्च कर रही है, तो काफ़ी ज़्यादा फायदा देखने को मिलेगा। बहुत सारे हमारे लोग जो है सिंगापुर में भी रहते हैं, तो जिसके चलते आने वाले टाइम में ग्लोबल हो जाएगा हमारा UPI। तो इसलिए बोला गया था कि क्या UPI जो है वो ग्लोबल चल रहा है, तो इसी के चलते हैं न्यूज़ में। ज्योग्राफी की कुछ न्यूज़ ने जो है वो धूम मचा के रखी, जो डिस्कस करूँगा आप लोग समझ पाएंगे। ये जो न्यूज़ है, लिथियम पाया गया है यहाँ पर, कहाँ पर, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर में, और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा यहाँ पर बताया गया कि लिथियम का प्रचुर भंडार है 5.9 मिलियन टन। कहाँ पर, ये है सलाल के अंदर में, जो कि आप लोगों को रायसेन डिस्ट्रिक्ट जम्मू एंड कश्मीर के अंदर में देखने को मिलेगा। अगर हमारे हाथ ये सारा लिथियम लग जाता है तो दुनिया में काफ़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन पर हम लोग आ जाएंगे। बैटरी बनाई जाएगी आने वाले टाइम में लार्ज स्केल पर, और उसको हम लोग इंजॉय भी कर पाएंगे। लिथियम आयन की बैटरी जो है काफ़ी ज़्यादा फेमस भी है, और इसके ऊपर आप लोग बात करेंगे। आप लोगों को पता है यहाँ पर इसके ऊपर नोबेल प्राइज़ तक दिया जा चुका है लिथियम आयन के ऊपर में, तो कैसे परफॉर्मेंस बढ़ाई जा सकती है इसके ऊपर यहाँ पर बात की जाती है। तो अभी यहाँ पर ये देखने को मिला। लिथियम के बारे में बात करें तो इसकी प्रॉपर्टी Li है यहाँ पर, ये सॉफ्ट सिल्वरी या व्हाइट मेटल आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है। लिथियम ट्रायंगल के बारे में जरूर याद रखिएगा, अर्जेंटीना, बोलिविया और चिली, जो कि साउथ अमेरिका के अंदर में आप लोगों को देखने को मिलता है। तो बैटरी, एरोस्पेस या फिर लुब्रिकेंट बहुत जगह आप लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और बहुत इफेक्टिव है यहाँ पर अगर बात करें, जिसके पॉइंट ऑफ से याद रख सकते हैं। बाकी कहाँ कहाँ पर लिथियम के रिजर्वायर हैं ये आप लोगों को यहाँ पर दिखा दिया, तो इसको लेकर कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन बन जाया करते हैं, तो आप लोगों को उसके बारे में हल्का सा आइडिया रखना है।
तुर्की के अंदर में अभी यहाँ पर पावरफुल अर्थक्वेक यहाँ पर देखने को मिला, तो जिसके चलते न्यूज़ में आ गया और टेक्टोनिक प्लेट थ्योरी को यहाँ पर समझाने की कोशिश की गई है कि कैसे कैसे यहाँ पर ये अर्थक्वेक बना, जिसकी वजह से काफ़ी सारे लोगों की यहाँ पर जान गई। 7.5 मेगा जो एक तरीके से मैग्नीट्यूड का ये अर्थक्वेक यहाँ पर देखने को मिला। जो प्लेट्स होती हैं टेक्टोनिक प्लेट्स थोड़ी आप लोगों ने पढ़ी होगी यहाँ पर, इनके अंदर में जब फ्रिक्शन होते हैं तो उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम निकल कर आती है, आसपास वाले एरिया दिक्कत में आ जाती है। आप लोगों को यहाँ पर जरूरी है कि इनके बारे में अवेयरनेस रहना। अगर इस एरिया में आप लोग रहते हैं जहाँ पर ये दिक्कतें बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हैं तो प्रॉब्लम निकल कर आती है। वैसे यहाँ पर फोल्ट लाइन है, जैसे कि ये हो गया, इसके बाद में यहाँ पर आप लोग को देखने को मिलेगा अलग अलग तरीके से होता है यहाँ पर कैसे कैसे ये चल रही हैं, तो कई सारी वेव यहाँ पर तैयार हो जाती है इसी को लेकर। तो ये आप लोगों से कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकते हैं कि अर्थ मैप जो एक तरीके से हजार्ड जोन मैपिंग क्या है, तो वेरी हाई रिस्क यहाँ पर हाई रिस्क और इसी के साथ में जोन मॉडरेट और लो या फिर यहाँ पर वेरी लो, तो यानी कि इसको यहाँ पर मैच करने के लिए आ जाता है कि कहाँ पर क्या क्या रिस्क है, तो उसको आप लोग एक्सप्लेन करो। तो ये उसी से रिलेटेड मैप आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रहा है। हिस्ट्री के बारे में बात करें तो कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आप लोगों के सामने, जैसे कि यहाँ पर यह है G20 की मीटिंग गुजरात के रण ऑफ कच्छ में यहाँ पर देखने को मिली, रूरल आर्कियोलॉजिकल टूरिज्म से रिलेटेड यहाँ पर। तो गुजरात का रण ऑफ कच्छ जो है वो यहाँ पर न्यूज़ में आ गया है। एक तरीके से किस तरीके से मीटिंग होती है वहाँ पर, जहाँ पर तो सब लोग आते हैं तो मिलते जुलते हैं बातें करते हैं, तो इसकी वजह से यहाँ पर न्यूज़ में आ जाता है। तो ये भी अभी यहाँ पर न्यूज़ में आप लोगों को देखने को मिल रहा है। टूरिज्म के बारे में मैंने बात की थी यहाँ पर, टूरिज्म से रिलेटेड जो न्यूज़ डिस्कस की थी कि किस तरीके से टूरिज्म 39 मिलियन लोगों को जॉब देता है। तो यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि टूरिज्म जो है उसके ऊपर फोकस करना कितना जरूरी है। यूनेस्को के द्वारा यहाँ पर डिक्लेयर करने की बात की जा रही है। विश्व भारती यूनिवर्सिटी जो है बेसिकली विश्व भारती वर्ल्ड की फर्स्ट जो यहाँ पर लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी के तौर पर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, इसके बारे में याद रखिएगा। फर्स्ट वाइस चांसलर थे इसके, कौन थे यहाँ पर, ये थे यहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर, यानी कि रविंद्रनाथ जी के साथ में कनेक्टेड है। यहाँ पर फाउंड की गई थी रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा 1921 में। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछा सकता है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी कब बनी, तो 1951 में इसको सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया गया। यूनेस्को के अंदर एजुकेशन साइंटिफिक कल्चर ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, हेडक्वार्टर पेरिस में है। कई सारे मेंबर हैं, लगभग 193 मेंबर आप लोगों को देखने को मिलते हैं। यहाँ पर यूएसए के द्वारा क्विट कर दिया गया था इसराइल के इशू को लेकर यूनेस्को को, तो आप लोगों को पता है यहाँ पर ये पैलेस्तीन वाला मुद्दा चल रहा था उस टाइम पर। बिल्डिंग पीस इन द माइंड एंड इन द माइंड ऑफ द मैन एंड वुमेन, तो दोनों को साथ में लेकर यहाँ पर ये चल रहे हैं। यूनेस्को के जो बोला जा रहा है कि यूनेस्को मेंबर आर नोट द यूएन मेंबर, कुक आइलैंड, न्यू और पैलेस्तीन ये यूनेस्को के मेंबर हैं, पर लेकिन यूएन के मेंबर नहीं है। ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट और जेंडर प्रायोरिटी रिपोर्ट जो है इसी के द्वारा प्रस्तुत की जाती है। बाकी मेजर इनिशिएटिव है मैन एंड स्पेयर, जो मैन एंड बायोस्फीयर है, वर्ल्ड हेरिटेज प्रोग्राम है, ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क है, नेटवर्क ऑफ क्रेडिट सिटीज़ है, एटलस ऑफ द वर्ल्ड लैंग्वेज इंडेंजर्ड है यहाँ पर। तो ये इसी के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, तो डाउट इसको लेकर नहीं होना चाहिए। दोस्तों ये था आज का डिस्कशन, कैसा लगा जरूर बताइएगा। इसकी पीडीएफ जो है आप लोगों को वो टेलीग्राम पर भी मिल जाएगी और एप्लीकेशन पर भी मिल जाएगी, दोनों जगह से आप लोग जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर मिलता हूँ, तब तक अपना ध्यान रखिए। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करार। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और फीडबैक जरूर दीजिएगा जैसी भी वीडियो आप लोगों को लगी है। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर मिलता हूँ, तब तक के लिए खुश रहो और लाइफ को एंजॉय करते रहो।